कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो घटनाक्रम से पहले अपना असर दिखाने लगती हैं और उसका असर धीरे धीरे करके चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सब पे छाने लगता है। और वो भारत में है क्रिकेट का बुखार। और ख़ासकर वो बुखार तब चढ़ता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हो और आप 24 घंटे पहले आप खुमारी देख पा रहे हैं। सड़कों पर, स्टूडियोज़ में, न्यूज़ रूम में, अलग अलग जगहों पर ये खुमारी आपको साफ दिख रही होगी। और जैसे भी निकुंज सर ने भी कहा, मैं भी इसी चीज़ को रिपीट करूंगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। तो यही इसके साथ ही ये देखिए, अभी तो मैंने सिर्फ बोला ही है तो खुमारी का असर अजय के पास 1700 किलोमीटर दूर पहुंच गया एक 7 सेकंड के अंदर ही। और प्रियंका ने भी ये बात बोल दी है। तो खैर ये तस्वीरें ही अपने आप में कहने के लिए बहुत होती है कि भारत के अंदर किस तरह का जुनून है। ऐसे नहीं कहा जाता कि भारत में दो चीजें बहुत आम हैं, पहला राजनीति और दूसरा क्रिकेट। ये तो बहुत ही आम है। खैर तस्वीरों में हम आपके सामने आज सारी चीजें रखेंगे, डाटा भी रखेंगे। मैच कल होगा, आप अपने घर पे आराम से देखिएगा, लेकिन उसका प्री सेशन वाला जो मजा है ना, वो आज ही आपको 18 और स्वदेश की टीम पे मिल जाएगा। 4 विंडोज में हमने ट्रिगर भी डाल दिए हैं, ये आप नोटिस जरूर कीजिएगा। इस पे भी आज ज़्यादा चर्चा होगी। पहला, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा ने अपना गाइडेंस को घटा दिया। कल थोड़ा बायबैक की वजह से टीसीएस ने मुश्किल खड़ी की थी, आज फिर से आईटी कंपनीज प्रेशर में होंगी। डाउ में तेज़ी में थोड़ी सी कह सकते हैं कि ब्रेक सी लगी है और 150 पॉइंट अभी आपको गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रहा होगा। यूबीएस का बड़ा डाउनग्रेड हुआ है एसबीआई को लेकर और उन्होंने टारगेट घटाकर 530 कर दिया। इस पर भी चर्चा होगी, क्या बैंक का सबसे बड़ा दिग्गज अगर डाउनग्रेडेड हो रहा है तो दूसरे बैंक्स का क्या होगा। और रिटेल महंगाई घटी है, आईएपी बढ़ा है, ये भारत के लिए अच्छी बात है। चलिए ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं आज के ट्रेड की। और क्योंकि अब अर्निंग्स की शुरुआत हो चुकी है और बड़े नंबर्स जो आईटी से निकल कर आए हैं उनसे बहुत अच्छी कोई पिक्चर नहीं दिख रही है। मॉर्निंग अजय, मॉर्निंग डिम्पी। अजय, हालांकि हम बात जरूर कर रहे थे कि आईटी इंडेक्स गिरना बंद हो गया, शायद इतने म्यूटेड नंबर्स ना आए, लेकिन गाइडेंस तो बड़ी थी। देखिए, क्योंकि वो फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस का ही है। एग्जैक्टली जो नंबर्स आए हैं वो बहुत ही कम मायने रखेंगे आज। सारा गेम, एक तो इन्फोसिस ने मूड खराब किया, करेक्ट। दूसरा एचसीएल टेक ने भी आया, उसने भी एग्जैक्टली वैसे किया कि गाइडेंस कम कर दी। लेकिन मैं आपको एक क्विक व्यू देना चाहूंगा। अगर डायरेक्टर साहब निफ्टी आईटी इंडेक्स को लास्ट 6 महीने का लेके आए, हमने यहाँ आपको Q1 नंबर्स के बाद जो इन्फोसिस का लो बना था वो 1130 का भाव था। आज का भाव देख लीजिए, लगभग 1500 के आसपास है। हमेशा बाजार में ऐसा होता है कि फंडामेंटल्स पहले बॉटम होते हैं, भाव पहले बॉटम होता है, फिर फंडामेंटल्स फॉलो करते हैं। भाव पहले बॉटम हो गया 1130 पे और पिछले 6 महीने में, 6 महीने इसलिए ले रहा हूं, 2 क्वार्टर आते हैं उसके अंदर, Q1 और Q2, उस लो से ये देखिए 12% निफ्टी आईटी इंडेक्स ऑलरेडी चल चुकी है। अब आप यही चार्ट इन्फोसिस का लेके आइए, 1130 का जो लो था जिसमें सर्किट लगा था नीचे, वहां से इन्फोसिस आके करीब करीब 1500 लेवल के आ गया है। तो जितनी भी बैड न्यूज है उसके बाद ही पीक बैड न्यूज आपने Q1 में देखी थी और उसके बाद स्टॉक देखिए 75 रुपए बढ़ चुका है वहां से, उस समय का इंटरडे लो में बता रहा हूं आपको। पॉइंट ये है कि आज की जो नेगेटिव न्यूज आई है, क्या उससे उतना भाव को रिटेस्ट करेगा? इसके चांसेस कम है। लेकिन क्या यहां से भाग जाएगा? इसके भी चांसेस कम है। तो आज अगर गैप डाउन आए, सबसे पहले आप कूद ना पड़िए इसको लेने के लिए। खबर खराब है, ग्रोथ चैलेंज हो रही है और अभी कोई भी ना टीसीएस की कमेंट्री और कोई भी कमेंट्री ये बता नहीं रही कि सेकेंड हाफ में ग्रोथ की विजिबिलिटी मजबूत है। तो जब आपके पास वैल्यूएशन आपके फेवर में नहीं है, विजिबिलिटी आपको फेवर नहीं दिखा रही है, तो आप कूदिए मत उसके अंदर। 1130 पे वैल्यूएशन आपके फेवर में थे, आज आपके वैल्यूएशन फेवर में नहीं है, तो इसको थोड़ा समय लगेगा। और जब ये वैल्यूएशन फेवर में आए तब आप उसको रिविजिट कर सकते हैं, तब आपके पास इंक्रीमेंटल डेटा भी आ जाएगा, क्या डील फ्लो की विजिबिलिटी वापस आ रही है। इस पूरे दिन आज बाजार पे, आईटी पे हम चर्चा करते रहे, क्योंकि बाजार को आईटी जो है वो बैंकिंग के बाद सबसे बड़ा वेट है और वो की इंडेक्स को सताता रहेगा। लेकिन मैं एक और बात बोलना चाहूंगा इससे पहले कि आगे जाऊं, सौमित मेरे साथ आ चुके हैं, कि पूरे आईटी सेक्टर को एक कलर से ब्रश मत करिएगा। ये हम जो बात कर रहे हैं वो हम इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, जो लार्ज कैप 3-4 आईटी कंपनीज है उनकी ही बात कर रहे हैं, जहां ग्रोथ चैलेंज नजर आ रही है और वैल्यूएशन बहुत फेवर में नहीं है आपके। मिड कैप आईटी में अलग कहानी है, ग्रोथ बहुत तेज है, वैल्यूएशन तो वहां भी सस्ते नहीं है, लेकिन कम से कम ग्रोथ की इश्यू नहीं है, वहां पे हम अभी नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और उसका असर, क्या आपको इस भाव पे लेना चाहिए या आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सौमित,
तो मामला तो हमने सेट किया, हमने ये भूमिका एक तरह से लगाई कि आज बुरी खबर आज भी है, बुरी खबर Q1 में भी थी, हम बात कर रहे थे, लेकिन वैल्यूएशन उस समय आपके फेवर में थे। 1475 पे आपके वैल्यूएशन फेवर में नहीं है, लेकिन आप क्या डेटा देख रहे हैं इस समय? अभी अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो 4 to 7 का गाइडेंस उन्होंने FY24 शुरू किया था, अब उनका गाइडेंस हो गया है 1 to 2.5%। इसका मतलब ये है कि H2 में तो नेगेटिव ग्रोथ आने की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। उसके अलावा जो सेकंड नेगेटिव कमेंट्री जिस पे स्ट्रीट फोकस कर रहा है वो ये है कि जो हेडकाउंट है वो सेकेंड टाइम डिक्लाइन किया है, अराउंड 7,500 से डिक्लाइन किया है, लगातार 2 क्वार्टर से डिक्लाइन कर रहा है, जो भी एक गुड साइन नहीं है किसी आईटी कंपनी के लिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेंड है वो भी काफ़ी अंडर प्रेशर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन्फोसिस के लिए H2 तो प्रेशर में रहेगा ही, ये तय हो चुका है। बट एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, अभी एनालिस्ट फोकस कर रहा है FY25, और चूंकि अभी FY24 में खराब नंबर्स के कारण बेस लो हो जाएगा और डील विंस स्ट्रांग है, इसलिए एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि FY25 काफी स्ट्रांग हो सकता है आईटी कंपनीज के लिए। बट FY24 के लिए तो ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशंस अब नहीं रही। HCL टेक में, इनफैक्ट HCL टेक में अगर आप देखेंगे तो वो H2 के लिए जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बेटर होगा बाकी पीयर्स से, इन्फोसिस और TCS से। बट HCL टेक ने भी अपना गाइडेंस कम किया है। बट स्ट्रीट एनालिस्ट का मानना ऐसा है कि ये गाइडेंस कट जो था ये काफी एक्सपेक्टेड लाइंस में, इसलिए अगर आप देखेंगे तो HCL टेक में भी कोई बड़े ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस कट और या EPS कट नहीं आया है, क्योंकि ब्रोकरेजेस ने पहले ही मान लिया था कि HCL टेक का तो गाइडेंस कट आने ही वाला है टॉप लाइन को लेके। और TCS जिन्होंने पहले अपनी अर्निंग्स रिपोर्ट की थी उन्होंने भी यही कहा है कि H2 उनके लिए वीक रहने वाला है, और वो अभी भी कंफर्म श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि क्या ग्रोथ FY25 में आएगा कि नहीं। बट डील विंस उनके लिए भी स्ट्रांग है। तो डील विंस अगर आप देखेंगे तो सारे आईटी कंपनीज के लिए स्ट्रांग है। ब्रोकरेज का मानना ऐसा है कि FY25 स्ट्रांग हो सकता है तीनों कंपनीज के लिए, क्योंकि बेस अब कम हो चुका है। और H2 की अगर हम बात करें तो वहां पे इन्फोसिस और TCS को ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बट HCL टेक काफी कॉन्फिडेंट है स्ट्रांग ग्रोथ को लेकर, और उन्होंने अपना जो मार्जिन गाइडेंस है उसको भी मेंटेन रखा है H2 सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। ठीक है, ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित अपनी सारा डेटा प्रेजेंट करने के लिए। तो एक बार अब ब्रोकिंग हाउस के व्यूज भी समझ लेते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग डील्स की बात की जा रही है सारी कंपनियों के लिए, तो EPS एस्टिमेशन 25-26 के लिए उस बेसिस पर ब्रोकिंग हाउस इस वक्त व्यू क्या बना रही है आईटी कंपनीज पर? वमाक्षी ने सब कंपाइल किया, आइए उसने समझते हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम HCL टेक के साथ। हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस आ रही है कंपनी के नतीजों के बाद। उनका कहना है कि जो गाइडेंस का कट कंपनी ने अनाउंस किया है वो लार्जली एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, मगर क्या अनएक्सपेक्टेड था वो है मार्जिन का बीट। इनफैक्ट मार्जिन एक्सपेंशन जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड रहा है, और ओवरऑल HCL टेक का जो सेकेंड हाफ पर जो स्टांस है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें, गोल्डमैन सैक्स, UBS और बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी न्यूट्रल की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ा दिया है। हालांकि JP मॉर्गन की तरफ से अंडरवेट की राय आ रही है, टारगेट प्राइस 1070 रुपीज़ प्रति शेयर के साथ। इसके अलावा अब हम फोकस करेंगे इन्फोसिस पर। ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं कि FY24 गाइडेंस कट एक नेगेटिव फैक्टर है, मगर FY25 के आउटलुक को लेकर कोई भी चेंज नहीं नजर आ रहा है। काफ़ी मजबूत डील विंस है जिसके चलते FY25 पर काफ़ी अच्छा कंफर्ट नजर आ रहा है। नियर टर्म हालांकि कमज़ोर रहेगा, मगर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कंपनी का काफ़ी बेहतर है। ओवरऑल ब्रोकरेजेस ने अपने रेवेन्यू और EPS अनुमान को 1% तक घटाया है, और इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि गोल्डमैन सैक्स और जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है इन्फोसिस पर। JP मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका ने हालांकि न्यूट्रल की राय दी है इन्फोसिस पर। सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने ऑन द टेबल हैं, वमाक्षी ने भी कंपाइल कर दिया है। तो आईटी पे डेटा और आईटी पे डिस्कशन, इसमें पॉसिबल ट्रेड्स आज बनते क्या है ये आगे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वमाक्षी ये सारा डेटा में बताने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स को भी समझते हैं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अजय जहाँ थोड़ा रिस्पाइट आ रहा था बॉन्ड यील्ड के लिहाज से, डॉलर इंडेक्स के लिहाज से, अब वो फिर से ये जो थोड़ा सा इंच बैक हो रहा है, क्या फिर से प्रेशर एक्सर्ट होगा? जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि 3 दिन हमने US यील्ड्स को सॉफ्टन होते देखा था, 3 दिन। और US यील्ड्स का सिंपल अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा मैं कि सेंटिमेंट में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इमीडिएट सेंटिमेंट, ग्लोबल सेंटिमेंट, वो यील्ड्स पे फर्क पड़ता है। देखिए ये यूरोपियन मार्केट थोड़ा सॉफ्ट होना शुरू हो गए, 3 दिन गिरावट के बाद यील्ड जो है थोड़ा सा रिबाउंड कर गई है। डॉलर इंडेक्स को भी अगर आप देखेंगे, US बॉन्ड यील्ड की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप डॉलर इंडेक्स को भी देखें वो 106 के नीचे आ गई थी, वो भी काफी नीचे आ गई थी, और डॉलर इंडेक्स जो है वापस रिबाउंड कर गई है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है शॉर्ट टर्म में, बहुत लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा मैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा दबाव बन सकता है। इसीलिए मैंने शो की शुरुआत जब प्रियंका आज की थी कि 19,850 पे हमने, आपको पता है एक वीक के अंदर
19,350 वाला निफ्टी तो 19,850। हाँ बिल्कुल अच्छी चाल चली है ठीक एक है? हफ्ते के अंदर तो ही। एक तरफ तो ये चाल हुई, दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड का, यूएस बॉन्ड यील्ड का सॉफ्ट होना हमें फायदा दे रहा था, मजबूती दे रहा था। करेक्ट। ये थोड़ा रिबाउंड हो गया, ऊपर से आईटी ने आज स्पॉइल खराब कर कर दिया दिया है, हाँ। तो ये जो हर्डल है हमारा 19,850 वाला, वो मजबूत हो जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि यूएस बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स सब रिवर्स कर गए, इधर आईटी ने मूड खराब किया। ओके। लेकिन एक अच्छी बात हुई है, ऑलराइट। और वो अपने व्यूअर्स को बताना जरूरी है, क्योंकि आप भी यहाँ पे हमारे साथ बैठ के पॉलिसी को बहुत एनालाइज करती हाँ, हैं, बिल्कुल। और शक्तिकांता दास जी बहुत खुश होंगे आज देख के कि कल शाम का सीपीआई का डेटा, इंडिया का जो सीपीआई हाँ। डेटा है वो काफी जोर से घट के आया है। करेक्ट। आपको याद होगा टमाटरों ने यहाँ पे आंसू निकाल दिए थे, प्याज ने नहीं, टमाटर ने निकाले थे। टमाटरों ने निकाल दिए थे, हाँ। उसके बाद क्रूड ऑयल भाग गया था, हाँ। तो लोगों को डर लग रहा था ये हायर फॉर लॉन्गर को मजबूती ना मिले। करेक्ट। कल के सीपीआई ने दिखाया कि कम से कम वेजिटेबल प्राइस और वो सब ईद होने से हाँ। रिफ्लेक्शन आ रहा है। और उन्होंने क्लियरली बोला था सितंबर में आगे आपको गिरावट दिखेगी। जी हाँ, सितंबर में बोला था उन्होंने, Correct. और सितंबर में आ गया, क्योंकि सेंट्रल बैंकर अगर कोई बात कह रहा है, हमारे खास तौर पे सेंट्रल बैंकर, कल मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी था, तो उनको आपको सारी कमेंट्री ध्यान देनी है। उन्होंने कहा था सितंबर का डेटा कम होके आएगा, सीपीआई का आया, तो मुझे लगता है कि आज बैंक निफ्टी को इंडिया के सीपीआई के कूलिंग से, या अनुमान से ज्यादा कूलिंग जो हो गई, उससे सपोर्ट मिलेगा। तो जो आईटी का जो नुकसान आज होता है, देखना यह है कि बैंक्स कितना हद तक पूरा करेंगे। सिर्फ एक दिक्कत है, पीएसयू बैंक में सेलिंग आ रही है, आज एसबीआई का एक बड़ा डाउनग्रेड भी आया है। करेक्ट। तो वो कहीं बाजार के ऊपर, बैंक निफ्टी पे और बाजार पे दबाव बना सकता है। एक बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट ने आज सवाल correct. उठाया है एसबीआई के ऊपर, तो पीएसयू बैंक्स में दबाव बन सकता है। लेकिन आगे चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से पोजीशंस क्या नजर आ रही हैं। डिम्पी है हमारे साथ। डिम्पी बताइए, निफ्टी से शुरुआत करिए, क्या बता रहा डेटा? एफआई का डेटा जो है वो 25 के आसपास बॉटम हुआ था, अभी कहाँ बैठा है? अभी करीब 28% के आसपास के लॉन्ग पोजीशंस हैं। हम भले हम कैश में बार बार बेच रहे हैं, बट किसी ना किसी तरह से अंडर द लाइनिंग स्टॉक्स के फ्यूचर्स के अंदर और ऑप्शंस के अंदर कहीं ना कहीं बाइंग हो रही है स्पेसिफिकली। हालांकि डाटा बहुत एग्रेशन के साथ नहीं बढ़ा, ये बढ़ना चाहिए था 8-8, 10-10% की स्पीड से, लेकिन अभी पिछले 3 दिन में सिर्फ 3% बढ़ा है 28% लॉन्ग के साथ। बट बाय द वे, आपने निफ्टी के पॉइंट पूछा, देखिए निफ्टी के पास ना 850 का रेजिस्टेंस है। ये बात हमने कल भी आपके सामने रखी थी, और ये बात हमने परसों भी आपके सामने रखी थी। मार्केट का एक फ्लेवर और एक क्लेवर है। फ्लेवर ये है कि इस समय अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो उसकी भी एक मियाद है। आप शॉर्ट कवरिंग के बदौलत 20,000 वापस नहीं लेके जा सकते। जब 500 आया था तो सबको पता था कि 850 के आसपास आके ये शॉर्ट कवरिंग फ्यूज हो जाएगी, गुम हो जाएगी। कुछ वैसे ही होता दिखा है। अगर आप दो दिन का हाई चेक करेंगे ना, तो आपको दिखेगा 850 के आसपास आके वापस हम फिसले, और आज हम गैप डाउन फिर से कर रहे हैं। तो मार्केट को क्या सपोर्ट बच जाएगा? उसका जवाब है हाँ, सपोर्ट बच जाएगा। एक तो अभी आपने जो शुरुआत में बात बताई कि आईटी के अंदर पहले से प्राइस एक्शन हुआ था, अब तो अगर रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं तो सिर्फ एडजस्टमेंट होगा। दूसरा पॉइंट, अभी आपने बैंक निफ्टी के बारे में बात बोली, इन स्पाइट ऑफ एसबीआई की डाउनग्रेड आया, तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों चीज़ों को अगर आप सिस्टम के अंदर डाल दें, तब भी आपका 19,500 के लेवल ब्रेक नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक मेगा सपोर्ट एरिया है। तो आप निफ्टी के अंदर तो ये काम करें, 19,500 सपोर्ट है, 19,850 रेजिस्टेंस है, इसके बीच में चलेगा। जो टिल्ट है, इन स्पाइट ऑफ दिस 2 बैड नंबर्स, फिर भी टिल्ट मैं बोलूंगा बाजार का थोड़ा तेजी की तरफ है। आप किसी भी डिप में अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये डिप आपको देगा बाजार, हो सकता है आगे भी दे, तो आप ज्यादा एग्रेशन ना रखें, धीरे धीरे करके पोजीशंस को रखेगा। 19,500-400 वाली रेंज मेगा सपोर्ट एरिया निफ्टी के लिए। तो ठीक है, निफ्टी के लिए सपोर्ट एरियाज की तो हमने बात कर ली, रेजिस्टेंस की भी अभी हम 19,800 पे बात कर रहे थे, 850 पर आप बता रहे हैं यहाँ रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी कैसे आज ट्रेड कर सकता है? बैंक निफ्टी पे भी कुछ डेटा आया है क्या डिम्पी? देखिए, बैंक निफ्टी कल भी हरे निशान में था दिन भर में, अगर आप इससे गौर से देखेंगे तो। और दूसरी बात है, जैसे अभी अजय कह रहे थे कि इन्फ्लेशन का डाटा टिपिकली बैंकिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं बोलूँगा कि बैंकिंग का रोल बहुत क्रिटिकल है। अगर आपको 19,500-600 वाली रेंज को बचाना है, तो आपके लिए छोटा भाई बैंक निफ्टी आपके काम आ सकता है। और इसने कल भी काफ़ी हद तक आईटी के जो डैमेज हो रहा था उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी। तो इसलिए बैंक निफ्टी में पोजीशंस अगर आपकी हैं तो आप बना के रखिए। क्या एग्रेशन के साथ आना चाहिए? नहीं,
मार्केट में एग्रेशन के साथ नहीं आना चाहिए, हल्की पोजीशन रखनी, हल्के हाथ से काम करना चाहिए और अपने दिल और दिमाग दोनों को समझा लेना चाहिए कि मैं सिर्फ 100 से 200 पॉइंट ही कमा सकता हूं। आपने जो पहले 500 पॉइंट कमाए हैं ना, उसका भी वापस समय अभी आया नहीं है, जब आएगा तब बता देंगे आपके सामने। अभी 100-200 पॉइंट के साथ ही आप काम कीजिए और ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी में भी यही है। 44,300, 44,000 अहम सपोर्ट एरिया है, 44,800 एक रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तब तक कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। तो फिलहाल इसमें भी हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग हुई है। अच्छा पॉइंट यह है कि प्रीमियम अभी भी है करीब 150 पॉइंट के आसपास का। ओके, ठीक है। अब 2 स्टॉक्स भी बताएं डिम्पी जिस पर नजर रखनी है। देखिए 3-4 दिन पहले हमने आपको गेल बताया था। मेरा मानना ऐसा है कि बार बार स्टॉक्स बदलने से बात नहीं बनेगी, स्टॉक्स जिसमें दम है उसमें टिके रहने से बात है। हमने 117-118 के आसपास आपको गेल नोटिस कराया था, कल इसकी क्लोजिंग 128 होगी। कल पता ये भी लगा कि इसमें खबर भी आ गई है पॉलिसी के रिगार्डिंग कि सरकार नए लाइसेंस और दे रही है, नए ब्लॉक्स को और देने जा रही है। ये गेल का 6 टाइम वाला रेजिस्टेंस भी हमने आपको नोटिस कराया था। अगर आपको याद होगा, अजय को तो अच्छे से याद है, जब हमने सीरीज की शुरुआत की थी, बात डंके की चोट पे कहा था कि इस सीरीज में गेल आपको पैसा बना के देगा, भले कम या भले ज्यादा, और अभी तक आप पैसा बना रहे हैं इसमें। दूसरा, अभी भी रिस्क रिवॉर्ड इसमें काफी अच्छा है। आपकी पोजीशंस हैं, बना के बैठे रहिए। पोजीशंस नहीं है, हल्के हाथ से पोजीशंस ले सकते हैं। गेल एग्रेसिव और डिफेंसिव दोनों का यहां पे सूचक है। दूसरा शेयर है इंडस टावर। काफी सारे एनालिस्ट और मैं खुद भी इस शेयर को हम ज्यादा नहीं देखते, लेकिन अब ये शेयर अपनी तरफ अट्रैक्शन देगा आपको। आप इंडस टावर को गौर फरमाइएगा। ये जो चार्ट है ना, अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट है। एक तेज गिरावट के बाद इसका बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, अब धीरे धीरे करके अपने हायर लोस को क्रिएट कर रहा है। ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफी अच्छा है। ये शेयर 2 दिन में पैसे नहीं देगा, ये 20 दिन में पैसे देगा, इसलिए रखने वाला शेयर है। इंडस टावर गुड रिटर्न है इसका, रिवॉर्ड अच्छा है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक होगा। इंडस टावर एक दूसरा शेयर है। तो आज गेल और इंडस टावर 2 शेयर हमारी तरफ से हैं। आगे बढ़ते हैं और हम अपने मैच को आगे लेके चलते हैं हमारे दूसरे प्लेयर्स के साथ। यानी आज का मैच बाजार में कैसा रहेगा, इंडिया पाकिस्तान में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वो कल है। लेकिन हमारे साथ संतोष मीना, अक्षय भागवत, रत्नेश गोयल आज हमारे साथ शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे शानदार मुस्कुराहट आज की थी अक्षय भागवत जी की, और एकदम प्रॉपर बियर्ड, एकदम ट्रिम्ड बियर्ड, बहुत ही बढ़िया गेटअप में अक्षय भागवत जी आज दिख रहे हैं। इसलिए निफ्टी, बैंक निफ्टी पे क्या व्यू बन रहा है, पहला सवाल आपको बताइए अक्षय जी। इस समय जैसा हम लोग जैसा रीडिंग रही डेटा की कि जो 19,850 का जो हर्डल है वो थोड़ा उसको मजबूती मिल रही है, ग्लोबल क्यूज से भी, नीचे से भी। लेकिन नीचे क्या 19,500 के सपोर्ट का हाल क्या लगता है आपको? जी, गुड मॉर्निंग टू इटिना स्वदेश टीम। और सबसे पहले मैं आपकी टीम को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि इंडियन टीम की जो जर्सी ब्लू कलर की पहनी है उसमें आप सब बहुत बढ़िया लग रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो शुक्रिया। निफ्टी की बात करें तो अक्टूबर सीरीज में शॉर्ट टर्म में देखें तो विलनों की कोई कमी नहीं रही है। पहले बॉन्ड यील्ड आए, उसके बाद आपका क्रूड ऑयल आया जो कंटिन्यूस बढ़ रहा था, उसके बाद जियो पॉलिटिकल प्रेशर्स भी आए, फिर भी निफ्टी ने काफी अच्छा रिबाउंड करा है। पर जो 19,800 और 850 का जो स्तर है वो पार करना बहुत जरूरी है। जैसे ओपनिंग रिमार्क्स में डिम्पी जी ने भी कहा है कि ये स्तर जब तक ना पार करे तब तक मार्केट में कोई बड़ी अपसाइड मूव नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप पूरा एक सेटअप भी देखें तो 19,350 से 20,000 का अभी तक 50% का रिट्रेसमेंट या रिकवरी का जर्नी निफ्टी ने अभी तक पार किया है। पर यहाँ पे एक ऑप्शंस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है 19,800 के कॉलों में, और तो थोड़ा यहाँ पे रोक टोक होगा। आईटी शायद आज स्पॉइलर हो जाए क्योंकि वो एक ड्रैगर होगा निफ्टी के लिए। लास्ट डे ऑफ द वीक है तो थोड़ा जियोपॉलिटिकल का प्रेशर भी बना रहेगा, क्योंकि वीकेंड में लास्ट वीक आप देखें तो इजराइल और हमास की वॉर छिड़ी थी। तो थोड़ा आज दबाव बना रहेगा, सेलिंग का दबाव मार्केट में। शायद जो सपोर्ट लेवल हम देख रहे हैं वो रहेगा पहले 19,650। तो ये लेवल पे शायद थम जाए निफ्टी, शायद होल्ड करे, ये हमारा मानना है। और ब्रॉडर अगर 1-2 दिन का सेटअप देखें तो 19,500 पे काफी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है पुट राइटिंग में निफ्टी में। तो एक रेंज की ज्यादा सिग्नल्स मिल रहे हैं 19,500 लोअर एंड पे 2 से 3 दिन के लिए, और 19,800 850 पर ट्रेंड चेंज होने के लिए जैसे मैंने कहा 19,850 क्रॉस करना जरूरी है, तो ही कुछ मोमेंटम पिकअप हमें आगे देखने को मिले निफ्टी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग आइडियाज, संतोष जी कैसे लग रहे हैं आपको? ट्रेडिंग आइडिया स्क्रीन कैसा नजर आ रहा है? लॉन्ग शॉर्ट मिक्स प्रॉफिट बुकिंग के मोड में, क्योंकि नीचे से
19,350 वाला 19,850 पहुंचा, ये अभी भी आपको कंफर्ट आ रहा है लॉन्ग ट्रेड्स में? कैसे दिखते हैं आपके लॉन्ग ट्रेड्स आज, ट्रेडिंग आइडियाज आज? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो ब्रॉडर टर्म की बात करें तो मार्केट एक साइडवेज ही है। एक हमने बड़ी तेजी के बाद मार्केट साइडवेज हो चुका है, हमने एक करेक्शन देखा, बाउंस बैक देखा, हो सकता है फिर यहाँ से करेक्ट करे, तो मार्केट साइडवेज रहने वाला है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक दोनों साइड आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो आपको बाइंग साइड के आइडियाज भी देखना चाहिए और शॉर्ट साइड के आइडियाज भी देखना चाहिए। तो बाइंग साइड में मेरा स्टॉक है डीबी कॉप। हम जानते हैं कि मीडिया स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और इस क्वार्टर के मुझे लगता है रिजल्ट बहुत ही शानदार आने वाले हैं। जिस हिसाब से अगर आप न्यूज़पेपर खोलोगे तो बहुत सारे एड्स आपको पॉलिटिकल पार्टीज के और रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो और टेक्निकल चार्ट भी देखो तो बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते नजर आ रहा है। 300 का मुझे इमीडिएट टारगेट नजर आता है, 273 का स्टॉप लॉस रहेगा। आज इन्फोसिस के गाइडेंस के बाद आज आईटी स्टॉक्स प्रेशर में रह सकते हैं और स्पेशली यूएस में टेलीकॉम बिजनेस का कंसर्न रही है कि वहाँ स्लो डाउन है, तो टेक महिंद्रा में प्रेशर देखने को मिल सकता है। टेक्निकली भी यहाँ एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन आते नजर आ रहा है, तो यहाँ पर 1150 का टारगेट रहेगा और 1210 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई ट्रेडिंग आइडियाज की। रत्नेश, आपके ट्रेडिंग आइडियाज कैसे दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग Good एवरीवन, morning. सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। मुझे ऐसा लगता है कि बाजार सिर्फ आईटी के कारण थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा, बाकी नीचे में वापस कहीं सपोर्ट मिलेगा। तो और चुनिंदा मिड कैप स्टॉक्स में तो बिल्कुल मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि बाइंग बनी रहेगी, तो मेरे तो दोनों लॉन्ग साइड रहेंगे। और अगर नीचे खुलते तो मेरे हिसाब से अगर बाजार प्रेशर के कारण थोड़ा बहुत भी अगर ये मेरे जो दोनों रिकमेंडेशन नीचे खुलती तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इन दोनों में देखने को मिल सकती है। तो पहला जो रहेगा वो शेल्बी रहेगा। शेल्बी में काफी एक अच्छा, एक तो मल्टी ईयर का इसने ब्रेकआउट दिया है, एक राउंडिंग फॉर्मेशन काफी अच्छा बना है, काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी डेली चार्ट पे हमको देखने को मिली है। तो शेल्बी में 274 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 2-1 दिन में कहीं ना कहीं इसमें 300 रुपए तक के टारगेट इसमें हमको आते हुए दिख जाएंगे। उसके बाद में एक दूसरा सन टीवी रहेगा। सन टीवी में कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है, अपने सभी की एवरेजेस के ऊपर चलते हुए दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सन टीवी में भी एक अच्छा हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा। 630 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 655 रुपए के टारगेट इसमें हमको आते हुए दिख जाएंगे। ठीक है। हालांकि सीरीज के अंदर मीडिया स्टॉक्स के अंदर कोई बहुत अच्छा एक्शन नहीं था, लेकिन सीरीज जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है उसमें अभी आपने खुद से देखा, संतोष ने डीबी कॉप दे दिया, रत्नेश ने सन टीवी दिया, जो इस पूरे सीरीज में अच्छे से चल सकता है। तो इन दोनों शेयर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, सन टीवी और डीबी कॉप। अब जरा अक्षय से भी कॉल ले लेते हैं उनके। अक्षय, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? जी, मेरे भी जो 2 ट्रेडिंग कॉल्स है दोनों बाय की तरफ है। जैसे मीडिया क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया अपमूव रहा है गए कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। मैं यहाँ पे जी मीडिया, जी एंटरटेनमेंट की रिकमेंडेशन करूंगा बाय करने की। सपोर्ट बेस पे है, कल के एक्टिविटी में जो प्राइस एक्शन और डेरिवेटिव्स एक्शन कंबाइन करे तो एक पॉजिटिव सेटअप देखने को मिला था। तो जी मेरा बाय रहेगा। करंट रेट पे 262 पे आप बाय करके चले विद अ टारगेट ऑफ 272, एक्सटेंडेड टारगेट 279 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 253। दूसरा ट्रेड जो है फार्मा क्षेत्र से ग्लेनमार्क फार्मा है, तो एक डिफेंसिव बेट रहेगा करंट मार्केट कंडीशन में। ये भी एक सपोर्ट पे एक बेसिंग फॉर्मेशन बना रहे चार्ट्स पे। सपोर्ट बेस काफी स्ट्रांग है 780 790 के लेवल में। यहाँ से जल्दी आपको अपसाइड में 840 प्लस देखने को मिल सकते हैं। तो आप करंट रेट पे ग्लेनमार्क बाय करके चले फॉर अ टारगेट ऑफ 827, सेकंड टारगेट 841 और ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे 769 का स्टॉप लॉस बनाएं। ट्रेडिंग पिक्स हमारे साथ आ गई हैं। अब शरद से बात करते हैं, आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़ बताएंगे शरद हमें। बताएं मॉर्निंग शरद। चलिए ठीक है, शरद से जुड़े उससे पहले सारी पिक्स हैं हमारे पास और कई सारे आज खबरों के दम पर स्टॉक्स होंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिहाज से कहाँ कहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने कहाँ कहाँ पोजीशंस ऐड किया है, कौन से स्टॉक्स आपके फोकस एरिया में होने चाहिए, इन सारी चीज़ों पर बात होगी। और रिपोर्ट्स हमारे पास आईटी की सारी आ चुकी हैं, लेकिन हमारे साथ ममाक्षी बाकी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी बताएंगी। ठीक है, अब शरद जुड़ गए। थोड़ा सा टेक्निकल चैलेंज आ रहा था बीच में। शरद, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? प्लीज़ बताएं आज के स्टॉक्स। जी बिल्कुल, फोकस में सबसे पहले जो है ऑफकोर्स नंबर्स में देखें तो एंजल वन के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आए हैं। Q2 नंबर्स देखें तो रेवेन्यू में भी स्ट्रांग उछाल आया है, लगभग 29% का सीक्वेंशियली, और सारे ऑपरेटिंग मैट्रिक्स में जो है बहुत स्ट्रेंथ देखने मिली है। इसके अलावा आनंद राठी के भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि गाइडेंस को बढ़ा दिया गया है।
जो AUM गाइडेंस है उसको 47,000 करोड़ से बढ़ा के ऑलमोस्ट 51,000 करोड़ कर दिया गया है FY24 के लिए। वहीं पैट के बारे में गाइडेंस बोले तो लगभग 225 करोड़ का जो गाइडेंस है पैट का उसको बढ़ा के ऑलमोस्ट बढ़ा के कर दिया है ऑलमोस्ट 300 करोड़। और याद रखिए जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको भी 720 करोड़ किया है FY24 के लिए। तो पैट और रेवेन्यू दोनों गाइडेंस को बढ़ाया गया है। तो ये तो आपके रिजल्ट्स थे, लेकिन जो खबरों वाले शेयर है उसमें डॉक्टर रेड्डीज फोकस में रहेगा। उन्हें 9 ऑब्जर्वेशन फॉर्म 483 के आए हैं उनके हैदराबाद बायोलॉजिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, जिसका जो इम्पैक्ट है थोड़े नेगेटिव हो सकता है। एम्फेसिस ने बड़ी एक्विजिशन की है, सेल्सफोर्स की कंपनी को ली है, 1000 करोड़ के ऊपर का एक्विजिशन है। और लुपिन को भी टेंटेटिव अप्रूवल आया है कैल्शियम मैग्नीशियम के ओरल टैबलेट्स को लेके। एवलॉन टेक भी आपके रडार में होना चाहिए। आज लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है 50% इक्विटी का। और अगर बात करें तो PVR आइनॉक्स भी फोकस में रहेगा, क्योंकि आज नेशनल सिनेमा डे है। यहाँ पे सारे टिकट्स जो है 99 रुपीज़ में जो है बिकने वाले हैं। स्टर्लिंग विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी भी फोकस में रहेगा, क्योंकि उनकी जो बोर्ड मीटिंग थी कल Q2 रिजल्ट्स के लिए वो डेफर कर दी गई है। और याद रखिए थोड़े दिन पहले ही उन्होंने जो है पेमेंट होती है जो डेट पेमेंट सितंबर की पार्शियल पेमेंट में जो है उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। 361 में नॉर्जस बैंक ने जो है वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी में नॉर्जस बैंक ने एक्विजिशन किए 30 लाख से ऊपर के शेयर्स का। और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि प्रशांत जैन द्वारा प्रमोटेड एंटिटी 3P इंडिया इक्विटी फंड ये एक्शन में रहेगा। सितंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने चेक किया तो पता चला जे कुमार इंफ्रा में जो है नई एंट्री आई है, 1.42% स्टेक है। वहीं अगर सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे उनके स्टेक बढ़ गई है 46 बेसिस पॉइंट से और अब ऑलमोस्ट 2.16% है। तो इन स्टॉक्स पे ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। सारे शेयर्स आपने बताए हैं, थोड़ा स्पीड से बताए हैं। हम रोज के ऐसे स्टॉक्स देखते भी हैं, लेकिन ये PVR वाली खबर क्या थी? 99 में क्या दे रहे हैं वो? PVR 99 में क्या दे रहा है शरद? डिम्पी सोच रहे हैं 99 में तो बहुत सारे स्टॉक्स रहेंगे सर, लेकिन हम लोग जो है आपके कह सकते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आ जाएंगे आज नहीं, 12:30 PVR का दे रहा है, स्टॉक्स तो ढूंढ लेंगे हम आपको शरद। दिखाने वाले ये हैं जो कौन से 99 stocks में सेंचुरी बना सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो उसको जरूर अपने रडार में रखिएगा। लेके आओ ग्राफिक वापस लेके आओ। डिम्पी को रेड्डी बता साहब, दें, डिम्पी यार वो बात 99 ठीक रुपीस है। में टिकट देख वो सकते हैं बात आप। ठीक है, ग्राफिक्स लेके आइए लगता है। हाँ अच्छा, प्रियंका बता रहा 99 में क्या क्या दे रहा है PVR? टिकट आप कोई मूवी देखनी हो, आज सिनेमा डे है तो 99 रुपीस की टिकट्स हैं आज, अगर टिकट मिल गई तो। अच्छा ओके ठीक है। मेरे को ऐसा लगा कि कहीं मैच की स्क्रीनिंग हो रही है PVR में और उसमें 99 की टिकट मिल रही है, तो बहुत बढ़िया सौदा। फिर तो अभी बुक कर लेना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स है। एक काम और करते हैं, विमाक्षी से भी उनकी एक विमाक्षी से ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स ले लेते हैं, उससे सभी स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। नहीं वो लेकिन आज है, मैच कल है, ये सिर्फ आज के लिए। आज ठीक है विमाक्षी, एक बार बताइए टिकट किधर मिलता है यार हाँ। PVR में? लेकिन अगर आपको टिकट मिली तो मिलती नहीं है 99 वाली, फट भर सही जाती बात है। है। चलिए बताइए मक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम NMDC के साथ। हम देख रहे हैं कि नोवामा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छी पोजीशन में है बढ़ते डिमांड को केटर करने के लिए। इनफैक्ट वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और ओवरऑल उनका नोवामा ने अपने FY25 और 24 के EBITDA को करीब 20% और 23% रिस्पेक्टिवली से बढ़ाया है। और ओवरऑल नोवामा ने NMDC पर अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाकर 188 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा इनक्रेड की तरफ से एक पेयर ट्रेड का रिकमेंडेशन आ रहा है। कोल इंडिया पर बिकवाली की राय आ रही है, मगर NMDC पर इनकी तरफ से खरीदारी की राय आ रही है। उनका कहना है कि कोल इंडिया का जो ऑक्शन रियलाइजेशन है ये मेन ड्राइवर है प्रॉफिट का। कोल इंडिया अपना प्रोडक्शन ज़रूर रैंप अप कर रहा है, मगर ऑलरेडी ग्लोबल कोल मार्केट जो है ये ओवर सप्लाई के पोजीशन में है और इसी के चलते ऑक्शन प्राइसेस में गिरावट नज़र आ सकती है और ओवरऑल आयरन ओर का हालांकि शॉर्ट सप्लाई रह सकता है इंडिया में। तो इसी के चलते इनक्रेड ने पेयर ट्रेड की सजेशन दी है, कोल इंडिया पर बिकवाली की राय और NMDC पर खरीदारी की राय। और आखिर में हम फोकस करेंगे किम्स पर। इक्विरिस की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। सिनर्जीज जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क से है, इससे कंपनी का टर्न अराउंड हो सकता है। ओवरऑल काफ़ी वेल डिज़ाइन एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी कंपनी की तरफ से आ रही है और इसी के चलते इक्विरिस ने किम्स पर इनिशिएट की है कवरेज लॉन्ग की रेटिंग के साथ। टारगेट प्राइस 2293 रुपीज़। किम से बात करेंगे, बहुत शानदार स्टॉक है। थैंक्स फॉर दैट वामाक्षी। और ये वामाक्षी वापस लेके आइए। वामाक्षी आज सबसे ज्यादा जलन हो रही है पूरी टीम को वामाक्षी से, क्योंकि वामाक्षी है अकेली पूरी टीम में
जो टिकट लेके जा रही हैं अहमदाबाद, और उन्होंने अपनी टिकट भी ले रखी है, उनकी होटल बुकिंग भी हो गई है, और ट्रेन भी, उनके पास ट्रेन टिकट भी है क्योंकि फ्लाइट्स तो मिल नहीं रहे। यस तो ये वामाक्षी जी हैं जिनसे हम सब लोग जल रहे हैं। इनके पास पूरा इंतजाम है क्योंकि ये फॉरवर्ड प्लानर हैं, बहुत शानदार फाइनेंस की स्टूडेंट रही, तो फॉरवर्ड प्लानिंग करके इन्होंने सारा अपना माहौल तय कर लिया। पर वमाक्षी ने टिकट खरीदी कितने में थी? अब तो लाख 50-50 हजार की टिकट है। वमाक्षी, आपने टिकट ओरिजिनल प्राइस पे ली थी? जी जी, मैंने बिल्कुल बुक माई शो से ली थी 4500 की ओरिजिनल। क्या बात है, वेरी गुड वामाक्षी, कीप इट अप। हमारे साथ हेमांग जानी भी आ चुके हैं, जो कि आप अपने फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स और हर चीज का रेडी कर लिया होगा, फैमिली के साथ पूरे दिन घर के ह्यूज टीवी के ऊपर बैठ के मैच देखेंगे, राइट हेमांग? ऐसा ही रहेगा कुछ ऐसा ही प्लान है? अजय, गुड मॉर्निंग। Good morning. प्लान वैसा ही है। एक्चुअली हमारा जो ऑफिस है वो बहुत ही अच्छे लोकेशन पे बढ़िया व्यूज है, एंड वी हैव अ वेरी नाइस एम्बियंस विद अ बिग स्क्रीन। क्या सो आइडिया ये है कि जो ऑफिस के कलीग्स और फैमिली मेंबर्स के साथ यहीं पे ऑफिस से मैच देखेंगे विद ऑल द नेसेसरी आइटम्स स्टॉक्ड अप। क्या Very बात nice. है, क्या बात। नेसेसरी बात। आइटम की डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए, आप थोड़ा खुद भी दिमाग लगाइए। मैंने तो हिंट किया था चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स की तरह, बट ऑल नेसेसरी आइटम इन्वर्टेड कॉमा स्टॉक्ड अप, राइट हेमांग? ठीक है, ये तो बात मैं समझ सकता हूँ। अरे भाई 20-25 साल से मार्केट में इतने फ्रेंडशिप्स हैं, तो यार जब मिलेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमांग ये बताइए, एक क्विक व्यू आईटी पे दे दीजिए, क्योंकि आईटी पे 2 व्यूज हैं इस समय, डिवाइडेड है। गांव ऑलरेडी शॉर्ट था, राइट, जैसे बाजार की भाषा में बोलते हैं। उम्मीद थी खराब आएंगे, खराब आए, और आगे की गाइडेंस भी खराब देती है। लेकिन Q1 में भी खराब आए थे, और उस डिप को लोगों ने बाय किया था, चाहे वो परसिस्टेंट हो, 3800 पे बॉटम किया, इन्फोसिस 1130 पे बॉटम किया, वहां से अच्छी रैली मिली। वहां वैल्यूएशन क्वेश्चन था, बट आज की खराब परफॉर्मेंस और गाइडेंस के बाद वैल्यूएशन क्वेश्चन शायद ना हो। आप पोजिशनल ट्रेडर की तरह या एक इन्वेस्टर की तरह आईटीयू कैसे अप्रोच करेंगे इस तरह के नंबर्स के बाद? देखिए अजय, मार्केट की एक्सपेक्टेशंस काफी लो थी गोइंग इनटू द अर्निंग सीजन, और ये था थोड़ा बहुत उम्मीद की अगर डील फ्लो स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं जाके आगे की जो गाइडेंस है, जो ग्रोथ आउटलुक है, वो शायद थोड़ी बेहतर होगी। तो परफॉर्मेंसेस में ज्यादा इश्यूज नहीं है, मार्जिन में पॉजिटिव सरप्राइज है, बट जो ग्रोथ गाइडेंस जो है, जैसे इन्फोसिस के केस में ये दूसरी बार जो है वो थोड़ी डाउनवर्ड की। हालांकि डिबेटेबल है कितनी डाउनग्रेड है, अगर 1 से 3.5% की ग्रोथ थी वो 2.5% की कर दी, तो क्या ये बहुत बड़ा डाउनग्रेड है कंपेयर टू व्हाट मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग? आई एम नॉट टू श्योर, बट यस, जो दूसरी बार ग्रोथ गाइडेंस को जो डाउनग्रेड किया गया है, जो कि ऑलरेडी काफी कंजर्वेटिव थी, तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आएगा। तो मुझे लगता है कि एक आउट परफॉर्मेंस जो आईटी सेक्टर ने दिया है पिछले 4 महीनों में, जबकि वो अब था 6 to 7%, इंडेक्स खाली 2 से 2.5% ऊपर था, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस की तरफ जा सकता है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन। और वो जो अंडर परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं मेकअप होगा आइदर थ्रू बैंकिंग सेक्टर, डोमेस्टिक ओरिएंटेड अदर सेक्टर्स लाइक ऑटो, रियल एस्टेट, एनबीएफसी। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रीबैलेंसिंग का केस बन रहा है, जहां पे कि थोड़ा शॉर्ट टर्म में आईटी पे प्रेशर होगा, और बाकी के जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स है उसमें थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस हो। दूसरा ये कि सारे आईटी घटेंगे आज वन साइडेड, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, किसी एक पर्टिकुलर नाम को आप खरीदना चाहेंगे जहां ग्रोथ इश्यू ना हो, अग्रेसिव मैनेजमेंट है, बट जब गिरते हैं तो सब एक साथ जाते हैं? आईटी के अंदर आप बात कर रहे हैं अजय? जी, आईटी के अंदर डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आज टीसीएस, इन्फोसिस, अगर मान लीजिए कि इन्फोसिस 5% गिरता है तो डेफिनेटली एक अच्छा एंट्री पॉइंट देगा। मुझे बहुत ज्यादा 5% से ज्यादा डाउनसाइड की केस नहीं लगती है। टीसीएस में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कल 1.5% का रिएक्शन था, और अगर 2-3% गिरता है तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज वैल्यूएशन की कंफर्ट है। और कहीं ना कहीं आप देखें FY25 में आ जाए, नॉर्मलाइजेशन होने की बात हो रही, तो अर्निंग्स ग्रोथ विल बाउंस बैक, तो ये कहीं ना कहीं जाके बॉटम बनने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट।
ठीक है, ये तो बात हो गई आईटी पर। हिमांग से चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन कुछ पॉसिबल ट्रेड्स भी ढूंढते हैं। शरद हमें कई सारे स्टॉक्स बता के गए जहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में नेम भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं बड़े इन्वेस्टर्स के। उसमें से एक जय कुमार इंफ्रा पर भी बात करेंगे, और इंफ्रा स्टॉक्स पर फिर से, क्योंकि इलेक्शन ईयर से पहले आप इंफ्रा स्टॉक्स पर, और ये थीम काफी सारे एक्सपर्ट्स को पसंद भी है। और इसमें 3P इंडिया इक्विटी यानी प्रशांत जन की कंपनी ने स्टेक लिया है और लगभग 1.42% स्टेक लिया है। जय कुमार इंफ्रा, इस पर आज इस न्यूज का इंपैक्ट कितना दिख सकता है, एक बार चार्ट चेक करके बताएं संतोष। यस, जय कुमार इंफ्रा की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रांग है ऊपर में, लेकिन 440 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मेरी नजर रहेगी 420 के लेवल पर। अगर ये 420 इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे फिसलता है तो कमजोरी आ सकती है, फिर 385 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोई करेक्शन आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है इसका। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे अगर थोड़ी वीकनेस बाजार में, यानी डिप्स पर आप इस स्टॉक को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स की बात भी करते हैं। जो दूसरे खबरों वाले शेयर हैं उसमें एक डॉक्टर रेड्डीज की भी बात करते हैं। फार्मा स्पेस से स्टॉक रहेगा, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन जरूर देखने को मिली है, लेकिन अगर बाजार डिफेंसिव होता है और फार्मा स्टॉक्स में बाइंग दिखती है तो क्या इसमें खरीदारी का एक मौका बन सकता है? डॉक्टर रेड्डीज पे एक बार सलाह दें रतेश। डॉक्टर रेड्डी का चार्ट में कंटिन्यू हाई फॉर्मेशन हमको देखने को मिले थे। अभी थोड़ा सा एक 6000 लेवल के आसपास हमारे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, पर मुझे ऐसा लगता है कि वापस से इसने अपने की सपोर्ट लेवल से ले लिया है, वहां पे कंसोलिडेशन चल रहा है। तो एक बार कहीं पे भी वापस से इसमें ट्रेड जो बनेगा 5600 रुपए के ऊपर बनेगा। 5600 के ऊपर निकलता है तो एक वापस से फ्रेश ब्रेकआउट आएगा कंसोलिडेशन का, जिसको ऊपर लेके जा सकता है 5730 5780 तक। तो 5600 रुपए के ऊपर निकले तो जरूर इसमें बाय करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा आपका पोजिशनली, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बन सकता है 5530 रुपए का। एम्फेसिस ने एक डील की है और वो डील 132 मिलियन डॉलर के आसपास की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है इस तरह के सिनेरियो में कि क्या अपने डील से ये पूरे माहौल में अपने लिए तो कम से कम बदलाव कर देगा। अक्षय, एक बार आप इसका चार्ट देखिएगा। इसने जो 132 मिलियन डॉलर की डील की है वो इस शेयर को शायद थोड़ा गैप के साथ भी खोल सकती है। तो एक बार ज़रा इस पे बताइएगा इसमें क्या करें। आज माहौल आईटी का ठीक नहीं है, बट इसके पास डील है। जी डिम्पी जी, एम्फेसिस का आप चार्ट पैटर्न देखें तो जो एक रेजिस्टेंस जोन है इसका करीबन 2500 से 2520, वहां से कल और परसों के दिन थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा दबाव है 2500 के स्तर पे। तो 2500 2520 ये लेवल पार कर जाए तो इसमें एक बाय का कंफर्मेशन मिलेगा टेक्निकल चार्ट्स पे। हालांकि 2500 पे काफी सारा ओपन इंटरेस्ट भी है कॉल राइटिंग का, तो मैं स्पेसिफिकली एक कंडीशनल बाय रखूंगा इसमें। 2520 पार करने दीजिए, अगर ना करे तो फिर आप डिप के लिए वेट कर जाइए। जो डिप रहेगा 2340 से 2345, ये डिप मिले तो वो बाय के एरिया में वापस आ जाएगा। तो ये दो बाय लेवल है, 2340 या अबाउट 2520 टू बाय एम्फेसिस। ठीक है, आज क्योंकि सिनेमा डे है तो पीवीआर आइनॉक्स पहले शेयर पे भी ध्यान रखिएगा। जैसे शरद आपको बता के गए कि 99 की वो टिकट दे रहे हैं, इससे एक ट्रिगर सा ही होता है। ऐसा सच कुछ इससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है मेरे को नहीं पता, लेकिन होता शायद एक छोटा सा ट्रिगर ही है कि ठीक है एक फैंसी काउंटर बन जाएगा आपका। रत्नेश, एक बार आप चेक करेंगे पीवीआर आइनॉक्स के चार्ट और देख के बताइए कुछ सौदा बनता है क्या। ये कल चल गया है एक्चुअली में। पीवीआर आइनॉक्स का चार्ट में काफी अच्छा कल वॉल्यूम एक्टिविटी देखने को मिली। मुझे ऐसा लगता है कि इसने एक ब्रेकआउट जरूर दे दिया है, अपने की एवरेजेस के ऊपर निकल गया है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। तो बिल्कुल इसमें एक अब जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है आज के डीप में, अगर ये नीचे खुलता है कहीं भी 1730-40 के आसपास में, तो वहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्टॉप लॉस बहुत पास का बनेगा वहां से। अगर 1730-40 के आसपास में खुलता है तो इंट्राडे के लिहाज से 1690 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के वहां पे एक बाइंग कर सकते हो। ऊपर में टारगेट इसमें वापस कहीं ना कहीं 1780 से 1800 रुपए तक के लिए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक और शेयर है एंजल वन का। एक बार ज़रा स्क्रीन पर आप डाटा दिखा सकते हैं। उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग Q1 के नंबर शो किए हैं। 29% रेवेन्यू, 38% पैट, 37% एबिटा, सब कुछ 30s की रेंज में है। और इनके जो मार्जिन्स है वो करीब 2% के आसपास बढ़े हैं। क्या ये शेयर पहले ही चल चुका अपने नंबर्स की वजह से या फिर अभी और चलेगा? संतोष जी, एक बार ज़रा चेक करेंगे एंजल वन।
यस डिम्पी, हमारे मार्केट से रिलेटेड जितने भी कंपनियां नतीजे बहुत शानदार आ रहे हैं और मुझे लगता है और भी जो भी आएंगे काफी बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। और इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है। अगर ऊपर में 2150 कल का जो हाई है करीबन वो क्रॉस करता है तो मुझे लगता है स्टॉक को 2220 2250 तक के लेवल पे दिखा सकता है। और इन केस अगर मार्केट की कमजोरी की वजह से गिरावट आती है किसी भी वजह से 2000 से 1950 के जोन में मिलता है तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी बुलिश है और कोई भी टिप खरीदारी का मौका रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजल वन तो एक बात हो गई, ये अभी 2000 क्रॉस हुआ था, हमने आपको लगातार डेटा बता रहे थे, अब 2100 क्रॉस हो गया। और हो क्या रहा है, हिमांग को भी पता होगा इस बारे में, इस पर बात कर सकते हैं कि एक जो देश में एक्सप्लोजन हो रहा है ऑप्शन प्लेयर्स का, भागवत साहब से हम डेली ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेते हैं, ऑप्शन प्लेयर्स का जो एक्सप्लोजन हो रहा है देश में, उसका एकमात्र प्ले एंजल वन को देखा जा रहा है स्ट्रीट, क्योंकि काफी तेजी से क्लाइंट एडिशन हो रहे हैं। और जो क्लाइंट एडिशन हो रहे हैं डेटा में देखिएगा, इस बार जब रिजल्ट आएंगे आप एनालाइज करिएगा, ये बहुत डिटेल्ड एनालिसिस देते हैं अपने रिजल्ट्स का, कि इंक्रीमेंटल एडिशन का हायर पोर्शन एफएनओ ट्रेडर्स आते जा रहे हैं, तो उसका ये एक डायरेक्ट प्ले बन के आ रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। एक तो आपको याद होगा हमने मुंजाल साहब के ऊपर जब एफआईआर हुई थी तभी हमने एनालिस किया था, 5-6 करोड़ का मामला है, 1000 करोड़ का एमकैप उड़ा दिया। कल हीरो मोटो का 5% चला और उस बॉटम से अगर आप देखें हीरो मोटो बहुत शानदार तरीके से रिबाउंड हुआ है। एक रेगुलेटरी पॉइंट एक चीज है जो एकदम लाइटली नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट नंबर्स पे कितना आएगा ये देखना जरूरी था। और आप एक महीने का चार्ट लिखिए डायरेक्टर साहब, और फिर मैं हिमांग से डिस्कस करूंगा हीरो मोटो वर्सेस, एक तो हीरो मोटो के नए सीईओ जो आए हैं दुआ साहब, हिमांग, उन्होंने एक रिवाइटलाइज कर दी एक तरीके कंपनी को, काफी वो नए लॉन्चेस वगैरह वगैरह, बड़ा अग्रेशन दिख रहा है उनकी कमेंट्री में। और यहाँ टीवीएस मोटर्स से भी बड़े अपग्रेड आ रहे हैं, कल डबल का अपग्रेड आया, 1500 का भाव है, 3000 समथिंग का टारगेट आया। आप इन दोनों में कौन सा खेलेंगे हिमांग? आई थिंक टू व्हीलर एज अ स्पेस थोड़ी सी लगाड़ थी, बट जो बड़े नए टाइप्स वाले जो लॉन्च हुए, जो ट्रायम्फ हुआ और हार्ली डेविडसन का जो रोल आउट हुआ, उसके कारण थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ गई हीरो मोटर और बजाज के अंदर। और टीवीएस में ये हो रहा है कि जो ये ईवी का डिसरप्शन का जो रिस्क था वो सबसे ज्यादा टीवीएस पे था। और अब टीवीएस ने जिस तरह के प्रोडक्ट रोल आउट किए, जिस तरह के मंथली नंबर्स में भी अभी वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि भाई यहाँ पे वैल्यूएशन की कंफर्ट है, ग्रोथ वापस आ रहा है, ईवी एक एडिशनल ट्रिगर हो जाएगा जो पहले एक डिसरप्शन के तौर पे लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि टीवीएस और बजाज ये दो बेटर कंपनीज है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन और ग्रोथ विजिबिलिटी। यहाँ पे डेफिनेटली एक बेट लेना चाहिए। हीरो मोटर थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंफर्ट है, पर मुझे लगता है कि मार्केट शेयर गेन का जो केस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा हीरो मोटर के लिए। राइट ये टाटा मोटर्स पे क्या व्यू बन रहा है? रत्नेश, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। टाटा मोटर्स में एक बाय ऑन डिप जैसा माहौल बनता जा रहा है, 650 के भाव के करीब आ गया है ये, और कुछ फंडामेंटल कारण भी हैं, लेकिन ये काफी अच्छी लीडरशिप दिखा रहा है ओवरऑल ऑटो पैक में भी। देखिए 10-11 रुपए चला है इस सीरीज में अब तक ऑलरेडी, और 640 पे आया। क्या लेना चाहिए 700 तक के व्यूज के लिए? क्या भाव में, ये कौन से भाव पे आप एंट्री करेंगे ये? क्योंकि ये 640 पे आके अटकता है यूजुअली, उसी जोन के आसपास आ गया है। टाटा मोटर में एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे 600 रुपए के आसपास में, एकदम मल्टीपल सपोर्ट इसने बना लिए। ऊपर की रेंज जैसे आपने बोला 640 से, तो 600 से 640 की रेंज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी ये 640 का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर किसी को लेना है यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 5 का बैठता है। अगर कोई यहाँ पे लेता है तो स्टॉप लॉस 610 रुपए का बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो पहला टारगेट जो शॉर्ट टर्म में दिखेगा वो 660 का दिखेगा, फिर जैसे आपने कहा 700 रुपए का टारगेट, तो फिर वो भी आके दिख जाएगा। ठीक है, ये तो हुई बात टाटा मोटर्स पर। बिल्कुल कुछ और स्टॉक्स भी लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा पीएसयू बैंक्स अगर ड्रैगर दिख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 दिन से हम देखें तो वहां से थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, लेकिन एट द सेम टाइम्स
जिस तरह से अब रिजल्ट्स भी आने हैं, इनफैक्ट इसी वीकेंड पर अब बैंक्स के रिजल्ट भी शुरू होंगे, HDFC बैंक के नंबर्स आएंगे, तो क्या प्राइवेट बैंक्स में और स्पेशली बड़े लार्ज कैप बैंक्स को इस वक्त देखना चाहिए? आप देखें तो ICICI बैंक में मूव बुरी नहीं है, HDFC बैंक ने भी पीछे के 2-3 दिन में आप देखें तो वहां से भी एक पार्टिसिपेशन देखने को मिली है। क्या इस वक्त थोड़ी सी HDFC बैंक पर ट्रेड बन क्या रहा है संतोष? यस प्रियंका, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मनी आपका PSU बैंक से फ्लो होकर ये HDFC बैंक और कोटक बैंक में जा सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। आज ये UBS के डाउनग्रेड का असर हमको शायद SBI और दूसरी PSU बैंक्स में देखने को मिल सकता है। HDFC बैंक की बात करें तो एक क्लियर साइन है कि स्टॉक ने कहीं ना कहीं ये 1500 के आसपास एक बॉटम बना दिया है। ऊपर 1560 इसका 20 डे मूविंग एवरेज है, 1560 क्रॉस करता है तो शायद हमको एक 1600 रुपए तक की शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो शायद HDFC बैंक से यहाँ से बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। तो यानी प्राइवेट बैंक से थोड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिल सकता है, इस स्टॉक पर नजर रखनी होगी। ठीक है, एक और स्टॉक जिसे अजय भी काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, और अजय आप दिल्ली में थे, आई एम श्योर तब आप भी ट्रैक करेंगे, जो रेलिगेयर के लिए एक बार फिर से न्यूज आई है कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को उन्होंने हायर किया है कि वैल्यूएशन उन्हें लगता है कि और उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन अभी देखिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का तो इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है, आप भी नोटिस कर रहे थे, आशीष धवन इसमें एंटर हुए हैं और बड़ा स्टेक लिया उन्होंने। जी हाँ, अभी आज की खबर जो है वो ये है, अगर हम खबरों वाले शेयर में से निकाल सकें कि 0.67% मतलब 2/3% से बढ़ा के उन्होंने 2.5% के करीब कर दिया आशीष धवन ने कर ली है। इसके अंदर स्टॉक में ओपन ऑफर शायद इसी भाव के आसपास आया था 235 का, उसके बाद से चला नहीं है। लेकिन जब से ये बर्मन्स आ गए उसके बाद अगर उन्हें भाव में अपने स्टेक बढ़ाया है तो ये कहीं ना कहीं, अब आशीष धवन जी टीवी में बात करते नहीं है, ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं, कभी कभार मिल जाते हैं तो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बताते नहीं है। बट जो मैं सोच रहा हूं, मैं जो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ओपन ऑफर के बाद इतने बड़े इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई तो शायद वो बेट कर रहा है कि भाई बर्मन साहब जो हैं वो उनके लेने के बाद कुछ परिवर्तन आ चुके हैं। कुछ ब्रोकरेजेस भी बड़ी बड़ी नोट्स डाल रही हैं। 470 तक के टारगेट्स हैं इस स्टॉक पर। एक चार्ट चेक लेते हैं क्योंकि कल हमने डिटेल एनालिसिस किया था, उसके बाद अब ये खबर आई है। संतोष, रेलिगेयर के चार्ट्स पे थोड़ा मीडियम टर्म व्यू दीजिए, कहाँ सपोर्ट्स हैं, कहाँ तक जा सकता है, क्या मामला है? जी अजय जी, हमने रेलिगेयर में एक बहुत ही अच्छी रैली देखी थी, 280 रुपए तक स्टॉक गया था, फिर वहां से करेक्ट हुआ और अभी जिस जंक्शन पर बैठा है वो क्रिटिकल डिमांड जोन है, 50 डे मूविंग एवरेज भी है और इसी बीच में कंसोलिडेट किया था। तो मुझे लगता है इस करेक्ट लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड फिर से एंट्री के लिए फेवरेबल है, आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हो। आपके लिए स्टॉप लॉस आएगा 223 रुपीज का, और अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर से हमको 275 280 रुपीज तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जहाँ पे कल ज़ोरदार मोमेंटम आया और वो आज भी अपने को कंटिन्यू कर सकते हैं। MMTC में से एक है। एक और कंपनी है जो MMTC के साथ कल चली, वो था क्यूपिड लिमिटेड। कल का वॉल्यूम और कल का प्राइस एक्शन बहुत ही ज़ोरदार था और कई सालों बाद इनफैक्ट ऐसा देखा गया है। MMTC पे सर्किट लगा, शायद क्यूपिड पे भी सर्किट लगा था। एक बार स्क्रीन पे लेके आइए। और रत्नेश जी, एक बार आप ज़रा चेक करेंगे, आपने आज एक कैश का शेयर दिया है शेल्बी, एक बार ज़रा क्यूपिड को भी चेक कीजिए। 4.75 के आसपास बंद हुआ है ये। बिल्कुल, क्यूपिड में कल काफी अच्छा एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला हमको। आपने बिल्कुल सही, 20% सर्किट के आसपास से बंद होकर गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो तेजी बनी थी बिल्कुल बरकरार रह सकती है और आज के डीप में कहीं पे भी थोड़ा बहुत नीचे मिलता है 460 से 465 के आसपास में बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाएगी। स्टॉप लॉस लगा लेंगे यहाँ पे 430 रुपए का। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में 550 से लेकर 550 तक के टारगेट इसमें क्यूपिड में हमको देखने को मिल जाए। बार बार नजर जा रही है, वो है ओसवाल एग्रो। मैं कैश के शेयर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि F&O के काफी सारे शेयर्स हो जाते हैं, कई बार कुछ कैश के शेयर्स पे ध्यान रखना चाहिए। डिम्पी, आपके इंटरेस्टिंग स्टॉक पिक्स जो है फ्राइडे के हिसाब से शुरुआत होते हुए नजर आ रही है मुझे। यहाँ नहीं ऐसा नहीं है, बस वो तो चार्ट्स पे जो चीज दिख रही है आज वही बस हम सामने रख रहे हैं। वीकेंड तो जहाँ जहाँ पे कुछ भी अच्छा लगता है वो आप पूछ लेते हैं, हमारे मेहमान सारे बैठे हुए हैं। हाँ नहीं सही बात है डिम्पी, बिल्कुल सही बात है। बट इंटरेस्टिंग है, फ्राइडे आते ही पूरी लिस्ट जो है आपकी फ्राइडे स्टॉक्स की आ जाती है बाहर धीरे धीरे। नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, आप तो जबरदस्ती कनेक्शन जोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है अजय इसमें। ठीक है, एक काम मैं करता हूँ, एक शेयर में और पूछ लेता हूँ जो मेरी लिस्ट से आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं करेंगे, वो है ओसवाल एग्रो।
ये आप लिस्ट से बिल्कुल करेक्ट नहीं कर सकते। तो ओसवाल एग्रो पे एक बार संतोष जी आपकी रिकमेंडेशन, इस पे क्या करें? ओसवाल एग्रो की बात करें तो वैसे नॉर्मल इसमें वॉल्यूम कम होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों थोड़े से वॉल्यूम पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं। चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है। स्टॉक में एक रेजिस्टेंस है 37.3 के आसपास, वो अगर क्रॉस करता है तो स्टॉक में एक मोमेंटम बन सकता है। स्टॉक शायद फिर 44-45 तक के लेवल दिखा सकता है। तो कोई एग्रेसिव ट्रेडर से यहाँ से बेट लेना चाहता है तो 33 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकता है। इस बीच आप विंडो में अभी राघवेंद्र केडिया को भी देखते हुए जुड़ रहे थे, और वो इसलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि वो आपको एक मुनाफे का फंडा देना चाहते हैं। आइए सीधा चलते हैं उन्हीं के पास। नमस्ते, कौन से शेयर ढूंढे हैं सर आपने? गुड आफ्टरनून 18 स्वदेश का टीम। आपके अटायर को देख के आई थिंक एक सिमिलैरिटी हमारे अटायर में भी है। वी आर ऑल चीयरिंग अप फॉर टीम इंडिया। मुनाफे के फंडे में हमारा पहला स्टॉक रहेगा इरकॉन। ये एक कंपनी गवर्नमेंट पीएसयू है और इसका फोकस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोमेशन, एडवांसमेंट ऑफ मेजरली रेलवे सेक्टर में है। और जब तक रेलवे मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव है, जो कि एक बीटेक है, एक्स आईएएस ऑफिसर रहे हैं, इनका भी यही काफी फोकस है कि रेलवे में बहुत बड़ा डेवलपमेंट करें। तो ये कंपनी इसका एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहेगी इरकॉन। हमें लगता है एक कंजर्वेटिव टारगेट हमने इस पे 30% अपसाइड का रखा है, जो कि एक 175 का टारगेट देता है। तो ये स्लो एंड स्टेडी मूवर रहेगा। इरकॉन में 73% गवर्नमेंट होल्डिंग है, 6% इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, तो इसका फ्री फ्लोट काफी कम है। कोई भी ऑर्डर बुक में अपटिक आता है तो एक बड़ा अपसाइड पॉसिबल है। 4 to 5% जनरस डिविडेंड पे आउट है, तो ये भी एक बहुत सूदिंग फैक्टर रहेगा। इरकॉन एक पोर्टफोलियो स्टॉक रहना चाहिए 1 साल की अवधि के लिए। कंजर्वेटिव टारगेट 30% ऑन द फंडामेंटल साइड। मुनाफे के इसमें फंडामेंटल साइड पर हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। टाटा ग्रुप कंपनी है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी अच्छा है। मिस्टर सुनील डिसोजा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ हैं टाटा कंज्यूमर के, उनका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वर्लपूल में, जहां पर उन्होंने टर्न अराउंड किया है। तो इसमें हमें लगता है 1150 का लक्ष्य रहेगा, और 1 साल की अवधि के लिए अगर आप इसको पोर्टफोलियो में रखेंगे तो बहुत बड़ा अपसाइड है। एक ग्लोबल लिस्टिंग एडीआर या जीडीआर जिसे कहते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, वो भी पॉसिबल है टाटा कंज्यूमर में, क्योंकि टाटा कंज्यूमर का बहुत बड़ा टी बिजनेस यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा इन जोन में है, तो एक ग्लोबल लिस्टिंग पॉसिबल है। टाटा कंज्यूमर स्टॉक्स 892 पे बाय करके 1150 के टारगेट के लिए 1 साल की अवधि के लिए ले सकते हैं। मैनेजमेंट अपटिक, ओवरऑल ग्लोबल प्लेयर एंड एफएमसीजी इज डूइंग वेल, सो टाटा कंज्यूमर कुड बी one stock in your core portfolio for a 1 year time horizon. Thank you. बिल्कुल राघवेंद्र जी, इनफैक्ट ब्लू टी शर्ट आपकी जो है वो मतलब टीम इंडिया को चीयर करने का एकदम शानदार काम कर रही है, और हम यहाँ 18 प्रदेश पे भी वही कर रहे हैं। सबने ब्लू पहन रखा है। कलर आज का दिन का, आज कहीं स्क्रीन भी ब्लू ना हो जाए, हमेशा रेड और ग्रीन में घूमता रहता है, लेकिन आज का कलर होना चाहिए ब्लू। और हमारा प्यार टीम इंडिया के साथ है और वो जोश के साथ शानदार काम करेंगे, वो हमें इस बात का यकीन है। बहुत शुक्रिया अपने स्टॉक्स के लिए। हिमांग के पास मैं जाना चाहूंगा। हिमांग, एक स्टॉक पर नजर जा रही है 2 कारणों की वजह से। एक तो जो प्लेयर उनमें आए हैं, और जो नेचर ऑफ द कंपनी है और जो कारोबार है इनका, वो है जय कुमार इंफ्रा। मुंबई बेस्ड प्लेयर है। आप तो काफी टाइम से इस कंपनी को देख रहे होंगे। उसका स्टॉक लिखे डायरेक्टर साहब, एक बहुत ही शानदार और बहुत होनहार फंड मैनेजर, बहुत पुराने अनुभवी ने कि फंड ने इस कंपनी के अंदर स्टॉक में मान लिया है, वो है 3P। मैं आपको बता दूं 3P वही है जो प्रशांत जैन जी ने अपनी कंपनी का स्टार्ट किया। 3P इंडिया इक्विटी ने 1.5% स्टेक इसमें खरीद लिया है। जय कुमार, आप ट्रैक करते हैं क्या इस भाव पे? कुछ कोई व्यू है आपका, लेना चाहिए, देखना चाहिए, या कोई और इंफ्रा स्टॉक? अजय, जय कुमार जो है, जिस तरह का इंफ्रा के अंदर स्पेंड हो रहा है, पर्टिकुलरली जो महाराष्ट्र और मुंबई के अंदर एक प्रोमिनेंट प्लेयर है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी लगातार अच्छी आ रही है। अगर आप देखें क्वार्टरली प्रॉफिट लगभग 150-160 करोड़ के आसपास हो रहा है, जो कि 1-2 साल के अंदर लगभग 30-35% की ग्रोथ है। ऑर्डर बुक काफी अच्छा है, और अभी रिसेंटली कुछ बहुत बड़ा को जो एक ऑर्डर मिला है जिसमें लैंड रिलेटेड स्टोरी भी है कि लगभग
4,000-4,500 एकड़ की लैंड है वो प्रोजेक्ट के आसपास, तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ अनलॉकिंग वैल्यू मिल सकता है। थोड़ा सा लो क्वालिटी स्टॉक है, तो मैनेजमेंट क्वालिटी और द डेट एंड ऑल वो सब कंसर्न है, बट टिपिकली इन अ बुल मार्केट इस तरह के मिड कैप इंफ्रा कंपनीज में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ सकता है, तो मुझे लगता है कि जरूर एक बार देखना चाहिए उसको। राइट, ओके, तो ये तो बात हो गई जय कुमार इंफ्रा पे। एक और स्टॉक का एक हिस्सा है स्टॉक का, और मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा, और वो है ग्रासिम। कल आपने देखा होगा बाजार खराब नहीं था, कल डेज एंड लो में बंद हुआ, थोड़ा रेजिस्टेंस आके रिबाउंड किया। कई हिस्से बाजार के बहुत वाइब्रेंट ट्रेड हो रहा है। सीमेंट पे आप नजर बना के रखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। एक सांघी जहां अदानी की ओनरशिप अब हाई हो गई है, और ये एक व्हीकल हो जाएगा ग्रोथ का। और दूसरा ग्रासिम में एक फंडरेजिंग आ गई है, पेंट के धंधा शुरू कर रहे हैं, फैक्ट्री तो ऑलरेडी डल रही है, लेकिन ये एक एग्रेसिव कंपनी बन रही है। और देखिए कि अब जबरदस्त 100 रुपये चला है पिछले एक हफ्ते के अंदर। अक्षय भागवत, ग्रासिम तो एफएनओ स्टॉक भी है, अगर इसमें लॉन्ग ट्रेड लेना है तो क्या लेवल देखने चाहिए, या ऑप्शंस के हिसाब से खेला जाए इसको? क्योंकि बड़ा इसका लॉट साइज के हिसाब से देखिए 2,000 रुपये का भाव है, बहुत पैसा ब्लॉक हो जाता है, तो क्या ऑप्शन से खेलें? जी बिल्कुल। ग्रासिम ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पेश करा था 2-3 हफ्ते पहले 1900 पे, और गए 3 दिन में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिला है ग्रासिम में। तो अभी जहां पे कल क्लोज हुआ था 2000-2002, यहाँ पे आपका एक कॉल रेजिस्टेंस का एक थोड़ा सा रोक टोक है, काफी कॉल सेलिंग के पोजीशन है यहाँ पे। तो शायद अगर आज का दिन हो या मंडे तक आप देखें तो थोड़ा यहाँ पे रुकने की गुंजाइश है। बिल्कुल बाय करके ही चलना है, बस टाइमिंग की बात है। तो मैं कहूंगा अगर ये 2000 के ऊपर सस्टेन हो जाए 2010-2015, तो बिल्कुल फर्स्ट बाय कंडीशन है। नहीं तो आपको शायद ये थोड़ा डिप में मिल जाए 1960 पे, तो वहां पे आपको बाय करके चलना है। तो मेरी राय बाय की रहेगी, बस टाइमिंग का मामला है। तो 1960-70 या 2015 के ऊपर टारगेट इसका 2040 से 2050 तक अक्टूबर में शायद आपको देखने को मिले। स्टॉप लॉस ये ट्रेड में आपका अगर डिप में बाय कर रहे हैं तो 1930 का रहेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कुछ स्टॉक पिक्स की। एक बार क्विकली एक रिकैप ले लेते हैं पूजा के साथ। इन्हीं स्टॉक्स में से वो स्टॉक्स फिर से एक लिस्ट को कंपाइल करके लाई हैं जिनमें से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। पूजा बताएं। जी, आईटी स्टॉक्स पर नज़र रखिए, क्योंकि अब इन्फोसिस के भी नतीजे, उन्होंने भी गाइडेंस में कटौती की है। नतीजे अनुमान से कुछ फ्रंट्स पर कमज़ोर आए थे, जिसके चलते आज रिएक्शन देखने को मिल सकता है स्टॉक में। और HCL टेक के भी जो नतीजे थे ओवरऑल मिले जुले थे, और यहाँ पर भी गाइडेंस में माफ़ कीजिएगा गाइडेंस में कटौती देखने को मिली है। तो इसका असर आज आईटी कंपनियों पर देखने को मिल सकता है। कुछ और नतीजों की बात करें तो एंजल वन के नतीजे काफ़ी मजबूत आए हैं। आय में 30% की बढ़त और मुनाफे में 38% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है, और मार्जिन के तर्ज पर भी देखेंगे तो नंबर्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज पर आज एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कंपनी का हैदराबाद प्लांट में USFDA की जांच हुई थी, जिसमें कि 9 गड़बड़ियां पाई गई हैं। और स्टर्लिंग विल्सन पर भी नज़र रखिए, कंपनी की तरफ से नेगेटिव अपडेट्स ही आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कंपनी बकाया भी नहीं दे पाई थी 217 करोड़ का, और अब खबर आ रही है कि दूसरी तिमाही के ऊपर जो बोर्ड की बैठक होनी थी उसको भी कंपनी ने टाल दिया है। तो इसका भी रिएक्शन आज स्टॉक में देखने को मिल सकता है। शुक्रिया पूजा ये सब कंपाइल करके लाने के लिए। एक बार चले वापस चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास, और इनफैक्ट एक एडिशन भी है हमारे साथ, कुछ बुरा भी है अब आज के ट्रेड्स बताने के लिए। कुछ मॉर्निंग बताएं, आज आपके ट्रेड्स क्या होंगे? सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, ट्रेड से पहले मैं एक अपडेट देना चाहता हूं। आई थिंक देयर इज न्यूज़ दैट विराट कोहली इज प्रोबब्ली गोइंग टू सिट आउट इन टुमारोज मैच। अजय की फिटनेस देख के उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ही इज परहैप्स नॉट इन द सेम ब्रैकेट। मैं बता रहा हूं अजय, आपका जो स्ट्रक्चर है, आई एम श्योर यू मस्ट हैव बीन एन एथलीट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एथलीट था, स्विमर था, जिम्नास्टिक्स करता था। और मैं सबको जो है ये बात बताता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी तरीके से स्पोर्ट्स से अगर आप जुड़े रहे हैं अपने अर्ली स्टेजेस में, अर्ली दिनों में, हर जगह आपको जॉब में, व्यापार में, मार्केट में, स्पोर्ट्स आपको सिखाता है कि पहले आपको टीम प्लेयर बनना है, अपना योगदान बढ़िया देना है। बाकी गेम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, आपके योगदान के ऊपर आपका कंट्रोल है। तो स्पोर्ट्स तो खैर बहुत ही शानदार चीज़ है, और बाजार भी किसी स्पोर्ट्स से कम नहीं है।
लेकिन और जो आप भी अपनी डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, खुश? नहीं, एब्सोल्युटली अजय। इनफैक्ट देखिए, स्पोर्ट्स एज दे से बिल्ड्स कैरेक्टर, एंड अगर आप इंडिविजुअल स्पोर्ट भी खेल रहे हैं जैसे कि मार्केट है, तो सबसे पहली जो कहते हैं कि विक्ट्री है आपको खुद पे हासिल करनी है, फिर आप जाके फील्ड पे या कोर्ट पे जीत सकते हैं। तो मार्केट पे बिल्कुल उसी तरीके से आप देखें तो जिस तरीके का स्पोर्ट मार्केट है, दैट्स द फर्स्ट विक्ट्री दैट यू नीड टू हैव, व्हिच इज ओवर योरसेल्फ एंड ओवर योर माइंड। तो बिल्कुल, बट दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू योर फिटनेस। देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर ये डिप आता है जिस तरीके का हम फिलहाल एक गैप डाउन होते हुए देख रहे हैं, 19800 के पुट पे भी अच्छा खासा बेस था। सो आई विल वेट फॉर 10-15 मिनट्स जस्ट टू सी कि वहां पे एडिशन हो रहा है या थोड़ा सा पुट बेस नीचे शिफ्ट होते हुए देख रहे हैं, बिकॉज 19500 600 के आसपास के जो लेवल्स हैं यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। देयर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस डिप, बट आई वोंट बी द फर्स्ट वन टू जंप एंड बाय इट। मैं 19700 750 के ऊपर भी आएगा तब भी बाय करने में कंफर्टेबल रहूंगा, और 19800 का जो लेवल है ये मेरे लिए फिलहाल अभी भी क्रूशियल लेवल है टू वॉच इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस जोन। बाय ऑन डिप हो सकता है, बट डोंट बी द फर्स्ट वन टू जंप द गन। बैंक निफ्टी एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, सो 44100 44400 के जो लेवल्स हैं ये एक सपोर्ट लेवल है। 45200 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। दो स्टॉक्स जो मेरे रेडार पे हैं, पहला है मारुति सुजुकी, दूसरा है 5 स्टार। अब देखिए, मारुति में हम अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं। आई वोंट बी सरप्राइज कि 11000 के लेवल्स भी आने वाले कुछ दिनों में क्रॉस कर दें, बट नियर टर्म के अगर हिसाब से आप ले रहे हो तो 10800 और 11000 के ही टारगेट से ले। 10400 आपका सपोर्ट जोन होगा। तो मेरा दूसरा पिक है, दैट इज 5 स्टार। इस स्टॉक में हम काफी दिनों से अच्छी खासी अपट्रेंड ऑलरेडी देख रहे हैं। मार्केट के फॉल से फिलहाल इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है, ये मोमेंटम जारी रह सकता है। यहाँ से आप 770 795 के दो टारगेट्स के लिए बाय करें, 725 स्टॉप लॉस रहेगा। बस एक हिदायत ये रहेगी कि मार्केट को थोड़ा सा खुलने दे, सेटल होने दे, फिर इन स्टॉक्स पे कोई भी एक्शन ले, बिकॉज हो सकता है कि थोड़ा सा स्लाइड आपको देखने मिले आफ्टर द गैप डाउन ओपनिंग। ठीक है, ये 5 स्टार कल भी हमको एक शेयर मिला था, मेरे को लगता है शायद जय पटेल ने हमको एक शेयर दिया था। आज आपकी लिस्ट में भी आ चुका है शेयर, और कल भी अच्छा क्लोज हुआ 750 के आसपास, करीब 1.25% तेज था, इंस्पाइट ऑफ जिसकी मार्केट एक रेंज में था। इस शेयर को ज़रूर नोटिस कीजिएगा, खुशबू आज आपको बता रहे हैं। खैर, इस बीच क्या खबर है ये बताने के लिए शरद हमारे साथ वापस से जुड़ रहे हैं, उनसे पता करते हैं। जी बिल्कुल, MRPL जो है फोकस में रहने वाला है। यहाँ पे जो है पता चल रहा है कि बेंजीन और PX जो पैराक्सिलीन उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो आप कह सकते हैं फैक्ट्री की रिवैम्प होती है, मेंटेनेंस होती है, वो अब कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब जब अगर रिवैम्प या कंप्लीशन हो जाता है मेंटेनेंस का, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो होती है वो भी बढ़ सकती है, और लगभग 200 बेसिस पॉइंट्स का जो है इंक्रीज़ का एक्सपेक्टेशन है। याद रखिए, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है सप्लाई डायनामिक्स के हिसाब से जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, और अगर ओवरऑल देखें तो इनका कैपेसिटी 1.2 मिलियन टन्स पर एनम है। इसके अलावा जो है कंपनी की बातचीत चल रही है कि छोटे पेटकेम प्रोजेक्ट्स को जो है वो एक्वायर कर सकते हैं, और एक बड़ा प्रोजेक्ट ONGC का ऑलरेडी अनाउंस्ड हो चुका है। तो उसके कारण स्ट्रीट फेयर कर रही है कि बैलेंस शीट जो है थोड़े स्ट्रेच हो सकते हैं, दबाव पड़ सकता है अगले 2 से 3 साल में। शॉर्ट टर्म हेडविंड्स भी थोड़े आए हैं, स्पेशली अगर GRMs की बात करें तो यहाँ पर अगर $1 प्रति बैरल GRMs की गिरावट होती है तो EBITDA में लगभग 1000 करोड़ का इम्पैक्ट देखने मिलता है, और बाज़ार को लगता है कि जो सस्टेनेबिलिटी है स्ट्रॉन्ग GRMs की, वहाँ पे जो है एक क्वेश्चन मार्क उठ रही है। और इसके अलावा डिमांड में भी जो है एक टाइप से जो है कंसर्न्स देखने मिल रहे हैं। तो ओवरऑल जो है MRPL आपके ट्रेड में फोकस में होना चाहिए। ओके, ठीक है, MRPL के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं। एक काम करते हैं, जानकारी आपने दे दी है, चार्ट चेक हम करवा लेते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए। एक बार खुश आप ही चेक करेंगे MRPL, इसमें कैसा ट्रेड बन सकता है, खबर आपके सामने है। यहाँ पे बिल्कुल बनता है, रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर है। हालांकि थोड़ी सी सॉफ्ट ओपनिंग देखने मिल रही है, बट दैट इज इन लाइन विद द मार्केट्स। मोमेंटम इंडिकेटर पे भी हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल ली जा सकती है। मुझे लग रहा है 104 से लेके 108 के जो लेवल्स हैं वो इन प्ले आ सकते हैं, और अगर आप स्टॉप लॉस देखें तो करीब 96 के आसपास रहेगा। ठीक है, हमारे बाजार तो खुलने वाले हैं, लेकिन कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर भी आपको इसी तरह का कुछ एक एक्शन दिख सकता है आज। वहाँ पे कैसे ट्रेड बनेंगे बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्व मोहन, बताएं आप।
बिल्कुल, आज गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें तो अच्छी शुरुआत हुई है। गोल्ड और सिल्वर में ठीक ठाक तेजी दिख रही है। कल के सत्र में हमने देखा था कि दबाव था, लेकिन आज शुरुआत अच्छी हुई है। दोनों ही काउंटर मजबूती के साथ यहां पर कारोबार कर रहे हैं। कच्चा तेल यहां पर तेजी एक्सटेंड हुई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी $87 के आसपास कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है और MCX पर ठीक ठाक तेजी यहां पर दिख रही है। बेस मेटल्स में हालांकि दायरे में कारोबार हो रहा है। कॉपर एक दायरे में है, लेकिन जिंक और एल्युमिनियम में हल्की कमजोरी यहां पर दिख रही है। कॉपर लेड में हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। तो ये कुछ शुरुआती टिप्स है और 10 बजे में हम एग्री मार्केट का भी टिप्स आपके लिए लेकर आएंगे, वहां पर किस तरह की ओपनिंग होती है, फिर आपके पास आएंगे। ठीक है, बिल्कुल आते हैं। ये तो हो गया एक हाल कमोडिटीज का, इस पे हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन 3 मिनट रह गए हैं बाजार खुलने में। तो मैं सीमेंट पे वापस आऊंगा और हिमांग से एक फंडामेंटल पिक भी ले लूं। हिमांग सीमेंट में इस बार एक तो बरसात के दौरान भी स्टॉक चल रहे थे। पहली बार इतने सालों के बाद मैंने देखा कि मॉनसून में भी स्टॉक्स में कोई मेजर गिरावट नहीं आई सीमेंट स्टॉक्स में। जैसे ही मॉनसून ओवर हो रहा है, वन साइडेड रैली मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब में दिख रही है। आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा है सीमेंट में? बहुत सारे सिर्फ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सीमेंट के अंदर। इलेक्शन ईयर भी है, M&A भी हो रहे हैं, प्राइसिंग भी थोड़ा सा इंक्रीज हो रहे हैं। ओवरऑल काफी अच्छा रहेगा जो व्यू है वो। और लार्ज कैप में अल्ट्राटेक डेफिनेटली नंबर 1 पिक रहेगा। उसके अलावा अगर मिड कैप की बात करें तो JK लक्ष्मी सीमेंट, JK सीमेंट और जो चेन्नई बेस्ड कंपनी रामको सीमेंट, ये मेरे प्रिफर्ड रीजनल पिक्स है। ठीक है, तो ये तो बात सीमेंट पे हुई। कुछ स्टॉक्स जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे उसमें एक NMDC भी है, कई सारे स्टॉक्स जिनमें इनफैक्ट यहाँ पर ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी हैं, फ्यूचर्स भी अच्छी खासी तेजी दिख रही है NMDC पे। एक बार NMDC के चार्ट चेक करके, और इसके एक्सपेक्टेड है कि अच्छे नंबर्स भी आ सकते हैं। क्या इस पर ट्रेड एक बनता है रत्नेश NMDC पर? NMDC ने बिल्कुल एक डेली चार्ट में राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है। आज के सत्र में हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे खुल रहा हो, बट इसमें काफी अच्छे ट्रेड बनता है। यहाँ पे अगर किसी को लेना है तो पेशेंट पे भी ली जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए यहाँ पे 147 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बड़े टारगेट के लिए प्ले करना चाहिए, जो कि बड़ा टारगेट मीडियम टर्म के लिए मेरे हिसाब से बनता है 180 रुपए का। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना है तो वो 170 रुपए के टारगेट के लिए प्ले कर सकता है। पर ये बात हुई। अब क्विकली वमाक्षी का पास चलते हैं, आज की बिग बोल्ड ब्रोकरेज समझते हैं। वमाक्षी, विश्वा के लिंक में जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है SBI के ऊपर। हम देख रहे हैं कि UBS की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इन्होंने अपनी राय को डाउनग्रेड किया है, खरीदारी की राय से डाउनग्रेड कर बिकवाली की राय दी है। अपना टारगेट प्राइस भी उन्होंने 740 से घटाकर 530 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। और इम्पॉर्टेंट है ये है कि यह पहला बड़ा डाउनग्रेड टू सेल है कई सालों में। SBI पर UBS का कहना है कि रिटर्न रेशियोज FY24 में पीक आउट हो सकते हैं और इनफैक्ट FY25 से डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। CET1 भी 10.8% लेवल्स पर है और ये जो लेवल्स है वो काफ़ी कम कुशन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट रेगुलेटरी टाइटनिंग। ओवरऑल अगर हम देखें, इसी के चलते UBS ने SBI पर अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और अपना टारगेट प्राइस भी घटाया है। ओके, ठीक है। SBI वाली जो खबर आपको बता रही थी, और आज SBI आपको दिख भी रहा होगा, करीब 8 रुपये गैप डाउन ये ओपन कर रहा है। 140 पॉइंट के आसपास निफ्टी पे आज आपको गैप डाउन दिखेगा। इसके अलावा जो शेयर कमज़ोर हैं वो भी आपको बताता हूँ, IT की ही लीडरशिप के साथ है। इन्फोसिस सबसे ज़्यादा 4%, डॉक्टर रेड्डीज, SBI खुलेगा। इन तीनों पे कहीं ना कहीं खबर है, बज़ है, ये उसी के साथ ओपन होते हुए आपको दिखेंगे। खैर, मार्केट की ओपनिंग हो रही है, 550 शेयरों का इस समय एडवांसेस हुआ है और 950 शेयर डिक्लाइंस के अंदर, यानी कि दोनों 1000 से कम है। अच्छा पॉइंट ये है कि बाजार इसमें फाइट कर सकता है क्योंकि उसके पास डिक्लाइंस की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट के पास सपोर्ट्स अभी भी बरकरार है, जैसे 44,000 बैंक निफ्टी का बचाव, इनफैक्ट 44 नहीं, 44,300 वाला सपोर्ट भी है, अभी तो वो पूरी तरह से गया नहीं। दूसरा, निफ्टी के पास अभी 19,600-650 वाले रेंज बरकरार है। तो बाजार ने डैमेज तो किया अपनी IT की वजह से, बट उतना नहीं जितना लग रहा। और सुबह से यही हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, हमको रत्नेश ने भी यही बात बोली और संतोष भी यही बात बोल रहे थे। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कौन कौन से शेयर टूट रहे हैं, एक और बात मैं बता दूंगा। इन्फोसिस के अंदर जो पहले शुरुआती गिरावट थी वो करीब 4% के आसपास की थी, ये घट के अब करीब 2.25% रह गई है, इसको नोटिस कीजिएगा। दूसरा, अभी
और आईटी कंपनीज पे क्या प्रेशर आ रहा है, ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे विप्रो और अगर आप टीसीएस को भी काउंट करें, टेक महिंद्रा को भी काउंट करें, तो परसेंटेज में गिरावट मात्र 1% की है, इससे ज़्यादा नहीं है। और अभी आप एडवांसेस देख पा रहे हैं, एडवांस डिक्लाइन तो थोड़ा सा 1000 का नंबर आपको है। टीसीएस तो बकायदा अब हरे निशान में भी आ गया, तो कल अपने नंबर्स का इम्पैक्ट कल ही ख़त्म कर दिया। सेम हो सकता है इन्फोसिस भी ऐसा ही करे, अपने नंबर का इम्पैक्ट आज या कल ही ख़त्म करें, तो आपको एक रिदम मिल सकता है वापस से। आज और शेयर कौन से कमज़ोर हैं, उसमें एक डॉक्टर रेड्डीज़ है, खबर आपको पता है, इनमें 483 इशू हुआ है। जो तेज़ी वाले स्टॉक्स हैं उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, टॉप 50 में से सबसे ऊपर एचसीएल टेक है, सबसे ऊपर एचसीएल टेक है, और दूसरा शेयर है हीरो मोटोकॉर्प, तीसरा है मारुति, चौथा है ओएनजीसी और अब पांचवा टीसीएस भी हो गया है। तो बाजार ने अपनी जो रिकवरी है ना 30-40 पॉइंट्स की, वो एक झटके में कर ली, और आप देख पा रहे होंगे अब डिक्लाइन फिर से 1000 के नीचे चले गए और एडवांसेस ऊपर आ गए हैं। तो लीडरशिप की जो प्रॉब्लम है ना, वो ऐसा सच अभी दिख नहीं रही है, कि ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से आईटी कंपनी ने बाजार को नीचे धकेल दिया हो। निफ्टी 50 भी एक बार चेक कर लेते हैं, हीट मैप भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी 50 के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको गेल आज हमने दिया, ट्रेंट, जोमेटो, चोलामंडलम जैसे शेयर्स चलते हुए दिख रहे हैं। ये आप देखिए, सबसे ऊपर भी आईटी कंपनी है और सबसे नीचे भी आईटी कंपनी है। एचसीएल टेक करीब 0.25% और इन्फोसिस ने गाइडेंस घटाई तो 2.5% नीचे है। इसके बीच में भी ऐसे कुछ एक स्टॉक्स दिखेंगे जहां पर न्यूज़ है, लेकिन इस सबका लबोलबाब यही है कि मार्केट को ये रेंज में रखने में कामयाब हो रहे हैं। और अभी आप अगर देखेंगे तो रिकवरी इतनी फास्ट है कि निफ्टी 100 पॉइंट के भी नीचे आ गया अपनी गिरावट को ख़त्म करने में। तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट एब्जॉर्ब करने वाला, ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। मेहमान तैयार है आपको ट्रेडिंग कॉल्स देने के लिए, और प्रियंका उनसे एक एक करके ट्रेडिंग कॉल्स ओपनिंग की ले लेंगे। ये तो बात हुई मिड कैप्स की, ये निफ्टी की, लेकिन एक बार मिड कैप्स में देखते हैं कहाँ कहाँ एक्शन है। थोड़े से तो आपको एनर्जी स्टॉक्स में मूव दिख रही है, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स हैं उनमें मूव है, पेट्रोनेट एलएनजी में मूव है। आईटी के सारे काउंटर्स नीचे नहीं है, मिड कैप के कुछ आप काउंटर्स देखेंगे, टाटा एलेक्सी जैसे काउंटर्स उनमें मूव दिख रही है। थोड़ी सी, क्योंकि आज सारे सेक्टर्स में गिरावट है, और सबसे कम गिरावट जिन स्पेसेस में है उसमें ऑटो जैसे स्पेसेस हैं, हेल्थ केयर जैसे स्पेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बाजार क्या थोड़ा डिफेंसिव की तरफ टिल्ट हो सकता है। एक बार गिरने वाले शेयरों की भी बात करते हैं। गिरने वाले शेयरों में मेटल्स के स्टॉक्स आपको क्लियरली दिख रहे हैं, स्टेल जैसे स्टॉक्स, जिंदल स्टील एंड पावर, रियलिटी इंडेक्स इतना चल चुका था, वहाँ अच्छी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे स्टॉक पे आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। गैस के भी कुछ काउंटर्स चले हैं, आईजीएल जैसे, और न्यू एज स्टॉक में, डिलीवरी जैसे स्टॉक्स में भी आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो लेकिन क्या रिकवरी कोई अटेम्प्ट होगी? बाजार देखिए थोड़ा रिकवर हुआ है खुलने के बाद से। वो इसलिए हुआ क्योंकि आईटी उतना नहीं घटा, प्रेशर डालने। इन्फोसिस का जो एडीआर है वो ओवरसीज मार्केट में 7% नीचे था। हाँ, लेकिन भाव यहाँ 7% नहीं गया, इन्फोसिस 4% नीचे खुल के, क्योंकि शॉर्ट्स थे इन द सिस्टम। ये अब ये देखना होगा कि ये फ्रेश बाइंग आ रही है। हेमांग तो कह रहे थे लेना चाहिए टीसीएस को, ठीक है, लेकिन मेरा ये व्यू है कि ये बाजार को बहुत शॉर्ट था बाजार आईटी के ऊपर ऑलरेडी थोड़ा लास्ट 2 दिन के अंदर। तो जब शॉर्ट था वो थोड़ा सा कवर होकर शायद रुका है। रेस्ट ऑफ द डे में क्या होता है ये देखना होगा। टीसीएस हेमांग का पिक बाय ऑन डिप बोला था, ऑलरेडी हरे निशान में आ गया। लेकिन अभी चलते हैं आगे और अपने सारे पैनलिस्ट से ओपनिंग ट्रेड्स हम ले लेते हैं और शुरुआत करेंगे हम संतोष मीणा से। संतोष, आपका एक खास ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? जी अजय जी, सुबह डिम्पी ने हाईलाइट किया था कि एमएमटीसी में हमने कल बड़ी तेजी देखी, तो मेरी नज़र अब एमएसटीसी पर भी है। ये स्टॉक भी चलने को तैयार है, स्टॉक को रडार पर रखिए। जैसे ही ये स्टॉक 465 का लेवल क्रॉस करेगा एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। हमको 480 के लेवल आज ही देखने को मिल सकते हैं, तो आप करंट लेवल पर बाइंग कर सकते हो। आज के लो करीबन 451 का है, उसका स्टॉप लॉस लगा के बाई कीजिए, 480 का टारगेट रहेगा। सिक्सर हो सकता है क्या ये? यस नो? जी सर, आज का सिक्सर स्टॉक, आज हम आज के जैकपॉट स्टॉक्स को आज का सिक्सर स्टॉक्स बोल रहे हैं। आपके हिसाब से आज का ये सिक्सर स्टॉक हो सकता है क्या? जी अजय जी, हो सकता है। जिस हिसाब से पीएसयू स्टॉक्स में मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है ये एमएससीसी आज के सत्र में सिक्सर स्टॉक बन सकता है। आपका आज का सिक्सर स्टॉक कौन सा होगा ओपनिंग ट्रेड में? कुछ तो अजय, मेरे रेडार पे जो स्टॉक है यहाँ पे जो सिक्सर स्टॉक है आज का, ये एलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग हो सकता है। बेस बनने के बाद एक स्टेडी रिकवरी इसमें हम देख रहे हैं। आज की मार्केट की जो सॉफ्ट ओपनिंग है उसका भी इस पे फिलहाल कोई असर नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप एक पोजीशन कंसिडर करें 855 और 870 के 2 लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस जो है इसको आप लेके चले करीब 820 के आसपास जो इसका सपोर्ट जोन है। तो नियर टर्म के हिसाब से प्ले करना चाहे तो एलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग कुड बी द स्टॉक।
एलिकॉन इंजीनियरिंग के ऊपर आप नजर बनाइए। अक्षय भागवत, आपका सिक्सर स्टॉक कौन सा होगा आज का? जी, मेरा सिक्सर स्टॉक आईटी क्षेत्र से HCL टेक रहेगा। रिजल्ट के बाद गैप डाउन हुआ, बहुत बढ़िया रिकवर करा है। यहाँ पे 1250 पे ट्रेड हो रहा है। थोड़ा सा 1235 और 40 के बीच में मिले तो एंट्री कीजिए। 1275 का पहला टारगेट रहेगा। 1280 तक एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा। 1215 का स्टॉप लॉस बनेगा ट्रेड में। ओके, रत्नेश, आपका आज का सिक्सर स्टॉक कौन सा होगा? देखिए अजय जी, मैं पहले 4 तो पहले ही मार चुका हूँ कि शेल भी ऐसे बाजार में भी आप देखिए 290-92 तक आ गया है। अब रहा सवाल सिक्सर का, तो मेरी तरफ से एक राइट्स रहेगा। काफी अच्छा इसमें एक फॉर्मेशन बेस बन चुका है, तो यहाँ पे एक 482 का स्टॉप लॉस लगा ले। मुझे ऐसा लगता है कि 517 रुपए तक के टारगेट इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ और स्टॉक्स भी हैं मार्केट के अंदर जो शुरुआत में अच्छी स्टीम से पकड़ रहे हैं एकदम से। गेल पे क्या पोजीशंस को कैरी करना चाहिए? 2 रुपये ऊपर आ गया, 2-3 दिन से अच्छा चल रहा है। एक बार संतोष जी आप ही बताएंगे। गेल ये फ्यूचर का स्टॉक है, ये सिक्सर तो नहीं है बल्कि ये सिंगल और डबल लेने वाला शेयर है। ये दिन पे आपने कुछ दिन पहले इसको हाईलाइट किया था कि स्टॉक को नजर रखना चाहिए। मुझे लगता है ये स्टॉक ऑफ द सीरीज हो सकता है। आखिरी के सेकेंड हाफ में इस सीरीज में काफी तेज मोमेंटम पकड़ सकता है। ये स्टॉक जैसे ही पोजिशनल बेसिस पे 133 का लेवल क्रॉस करेगा, इसमें एक बड़ी तेजी बनेगी। और जैसे इंट्राडे भी आप खरीदारी करते हो तो आपका स्टॉप लॉस 128 रहेगा, और मुझे लगता है आज भी आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, एमएमटीसी आज फिर से 6% ऊपर है। कल 20% सर्किट लगाने के बाद आज फिर से 6% ये शेयर ऊपर आ गया। एंजल ब्रोकिंग के पास भी 3% की है। इसका एक छोटा भाई है एमएमटीसी का आईटीआई, उसके अंदर भी गति आ गई है। एक बार खुश आप जरा चेक करेंगे आईटीआई, ये आज का सिक्सर स्टॉक हो सकता है क्या? तो डिम्पी, यहाँ पे हमें एक चीज जो लग रही है कि यहाँ पे आपको क्लियर नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस एक देखने मिल रहा है। और आप देखें तो पिछले 4 दिन से स्टॉक थोड़ा सा फ्लैटन आउट हो रहा है 235 के आसपास। तो अगर वो लेवल नहीं क्रॉस होता है तो आप इस स्टॉक को साइडवेज जाते हुए देखेंगे, पॉसिबली थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखें। बट 235 के ऊपर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी आ सकती है। तो अगर कोई लेना चाहे तो 235 के ऊपर ले। अप अंटिल देन यहाँ पे आप 225 का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये लगा के होल्ड करें इसको, तो बेहतर स्ट्रैटेजी रहेगी। फ्रेश लॉन्ग शुड ओनली बी कंसिडर्ड अबव द लेवल ऑफ 235। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स और स्पेशली एनर्जी पैक के स्टॉक्स, गेल जैसे स्टॉक्स, पेट्रोनेट जैसे स्टॉक्स, ये क्या सिक्सर हो सकते हैं? गेल तो चल भी रहा है संतोष, गेल पे आपका ट्रेड होगा? ये स्प्रिंग का जैसा अभी मैंने बताया कि डिम्पी ने इसको हाईलाइट किया था, और मुझे लगता है कि एक स्टॉक ऑफ द सीरीज हो सकता है। एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है। इस स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया था इतना ज्यादा, लेकिन अब ये मल्टी मंथ ब्रेकआउट को तैयार है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को डेफिनेटली आप रेडार पे रख सकते हो। एज ए ऑप्शन प्लेयर भी आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। भी बताएं संतोष, अगर आपको इतना कन्विक्शन स्ट्रांग आ रहा है कि ऑप्शन के जरिए भी आप ट्रेड बता रहे हैं, कैश के टारगेट्स भी बताएं और फिर कौन सी स्ट्राइक का ऑप्शन बता रहे हैं? ये इसमें ऑप्शन में जाते हो तो इसका 130 का कॉल ऑप्शन अभी अराउंड 4 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको सिर्फ 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, 3 रुपए का, और मुझे लगता है यहाँ पे 7 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए ये तो बात गेल पे हुई। एक और स्टॉक बात करते हैं और वो है एसबीआई लाइफ का। इसमें भी अच्छी मोमेंटम पिछले 2 दिन से है, और लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस के डेटा पॉइंट पर जो ट्रेड बनता था उसके बाद ये चलना शुरू हुआ। उन दिनों में तो नहीं चला था, लेकिन अब एंटिसिपेशन अर्निंग्स की है। एसबीआई लाइफ पर ट्रेड करेंगे आप रत्नेश? एसबीआई लाइफ में एक बिल्कुल इसमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसमें 1335 रुपए के ऊपर आएगा, तो बिल्कुल इसमें ट्रेड बनेगा। 1335 रुपए के ऊपर एक ट्रेड बिल्कुल इसमें लेना चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है उसको हम इन पे टारगेट 1360 और 1380 रुपए तक के लिए लेके जाएंगे। तो 1335 के ऊपर हम ट्रेड लेंगे तो 1320 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के ट्रेड लेंगे। आज हमारे पैनलिस्ट के स्टॉक्स बहुत ही शानदार मूव दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक कैश का स्टॉक है यूरेका फोर्ब्स, आज पहले 10 मिनट के अंदर ही स्टॉक चलना चालू कर दिए। जरा इसके चार्ट चेक करके बताइए। 500 क्रॉस किया है, उसके ऊपर बढ़ रहा है। क्या ये ब्रेकआउट का साइन है अर्ली? तो अजय, मैं कहूंगा कि नियर टर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। और अगर आप देखें, सो द मोमेंट यू मेंशन दिस
कह रहे हो, स्माइल ऑन माय फेस इज बिकॉज ये हमारी ट्रैकिंग लिस्ट में है कुछ समय से। कल इसमें बहुत बड़ी वॉल्यूम एक हमें देखने मिली थी। कुछ समय पहले देखे लास्ट वीक भी एक दिन था जहां पे इसमें वॉल्यूम में अच्छा खासा स्पाइक आया था। तो वॉल्यूम एक्टिविटी डिलीवरी यहाँ पे आपको ऑलरेडी बढ़ते हुए दिख रही है। सो इट वाज राइट फॉर अ ब्रेकआउट, और आज वो ब्रेकआउट आया है। अब अच्छी बात यह है कि इस ब्रेकआउट के बाद इसके जो की हर्डल्स थे इसको इसने एकाएक क्रॉस किया है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। काफी समय से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा था। अब उसका हमको ब्रेकआउट यहाँ से देखने मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे बड़ी तेजी भी आ सकती है। बट मैं कहूंगा नियर टर्म के हिसाब से प्ले करें 535 और 550 के दो लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस जो है 500 के जस्ट नीचे करीबन 495 के आसपास लेके चले। तो दिस स्टॉक वाज ड्यू एन अप मूव, एंड एज वी स्पीक ऑलरेडी यहाँ पे आपको और बड़ी मूव आते हुए दिख रही है। तो बिल्कुल इसको आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। इनफैक्ट एक सिमिलर स्टॉक है जिसमें हमें एक अच्छा खासा डिलीवरी और वॉल्यूम एक्शन देखने मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो है ब्लू स्टार। हालांकि ये फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड में, इस तरफ तक कॉल में नहीं कन्वर्ट हुआ। बट अगर कोई इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर्स हो अपने लिस्ट में रखना चाहें तो आप ब्लू स्टार को भी अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। इवन दिस वंस ड्यू अ ब्रेकआउट। एक और मिड कैप स्टॉक है फैशन स्पेस से, अरविंद फैशन। जरा उसके चार्ट लेके आइए संतोष। अरविंद फैशंस काफी दिनों के बाद एक मूव दिखा रहा है, कुछ इसके अंदर ट्रेड बैठ रहा है या नहीं? जी अजय जी, इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक अच्छा बेस बनाकर अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पर ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। ये इसका 345 का एक रेजिस्टेंस है, अभी इसने हाई लगाया है 348 का। अगर ये 345 के ऊपर टिकने में कामयाब हो जाता है तो मुझे लगता है ये स्टॉक 363 380 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो स्ट्रक्चर अच्छा है, खरीदारी कर सकते हो। नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 330 रुपीज का। अभी हमने आपको एक स्टॉक बताया था ITI, और ये कहा था कि MMTC का छोटा भाई है, और देखते देखते उसका बड़ा भाई बन गया। परसेंटेज में अभी 8% ऊपर हो गया। थोड़ी देर पहले मेरे को ध्यान है, मैंने शायद संतोष से पता किया। संतोष जी आपसे पता किया था ना ये? शायद कुछ जी से डिस्कस किया था। कुछ आपसे डिस्कस हुआ था ITI? JRDP बिल्कुल, और हमने ये डिस्कस कर थे कि 435 के ऊपर जब निकलेगा तो मोमेंटम तेज होगा। अब हु न्यू कि 435 के ऊपर इतना जल्दी और इस तरह से निकलेगा। बट मैं कहूंगा कूडोस टू यू, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक आपने आइडेंटिफाई किया था। देखिए 435 के ऊपर निकलते ही हमने जो सीधा बपटिक आते हुए देखा है वो 440 443 का आते हुए देखा है। तो दिस वाज स्टॉक वेरी वेल आइडेंटिफाइड, एंड आई थिंक किसी ने अगर डिस्कशन सुन के लिया हो या पहले से उनके पास रहा हो तो फिलहाल इस मोमेंटम को राइड करके चले। अब मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा वही 235 का जो लेवल है उसको मैं अपना स्टॉप लॉस बना के चलूंगा। 235 माय बैड, नॉट 435। 235 का लेवल हमने कहा था क्रॉस होते ही मोमेंटम आपको तेजी से आते हुए दिखेगा। ठीक है डन। ये 7% अभी है, मेरे को लग रहा है शायद 10% की तरफ दौड़ जाएगा अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा बड़ा डैमेज और नहीं होता। अच्छी रिकवरी भी है। एक बार आप इंडाइसिस को वापस से दिखा दीजिए, 50% से ज़्यादा रिकवर कर चुके हैं, और मार्केट खुले हुए भी सिर्फ 15 मिनट भी नहीं हुए। 50% से ज़्यादा की निफ्टी पे रिकवरी हो चुकी है। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, और छोटे मोटे शेयर्स तो और रिकवर हो गए होंगे। और आपकी स्क्रीन पर हम लगातार बैक टू बैक वो सारे स्टॉक्स रख रहे हैं। तो मार्केट में जो एब्जॉर्ब करने की ताकत है ना, बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एब्जॉर्ब करने की ताकत। ये बात सच है कि मोमेंटम को पार करने पर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा, लेकिन ये बात उससे भी कहीं ज़्यादा सच है कि मार्केट अपने सपोर्ट पे आके बहुत अच्छा प्ले करता है। आप सिर्फ वेट कीजिए सपोर्ट पे आने की, आपको मौका और भी देगा बाजार। आप आइए, गिरावट मिलिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, बाहर चले जाइए। सिस्टम में ये काम करना अगर आपको आ गया तो मेरे को लग रहा है अगला 1-1.5 महीना भी आपके काम आएगा। किसी भी डिप को बॉट करना है, बट 200 से 250 पॉइंट, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है अभी मार्केट की इंडाइसिस पे कम से कम देने की। एक और शेयर है, कल हमको किरण ने बताया था, हमने भी कई बार आपको नोटिस कराया, वो था चंबल फर्टिलाइज़र। कल ये शेयर 80s की रेंज में था, आज 90s की रेंज में आ गया। अभी अगर ये चला तो बहुत ज़ोर का चलेगा, और इस सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट शेयर भी हो सकता है। एक बार रत्नेश जी आपकी रिकमेंडेशन, 293 पे चल रहा है, पोजीशंस 80 की प्लस हैं, तो 320 का टारगेट लगाएं, और अगर 80 की प्लस नहीं है 93 पे पंच करें। तो लग ही जाएंगे। बिल्कुल, अगर कल की पोजीशन सबसे पहले लॉन्ग है तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए 290 का, और इसको इस तेजी को एंजॉय करना चाहिए 300 रुपए तक के लिए। और अगर किसी ने नई पोजीशन नहीं बना पाया कल, तो आज भी इसमें पोजीशन बना सकते हैं 289 का स्टॉप लॉस लगा के लिए आज की फ्रेश लॉन्ग के लिए। इसमें टारगेट वही सेम रहेंगे 300 रुपए तक के लिए।
ठीक है, एक और शेयर है जो कल से हमारी लिस्ट में चल रहा है, ये भी सीरीज के अगले 15 दिनों के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर हो सकता है। मैं आपको अगले 15 दिनों के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। और इसके अंदर जैसे हमने भी चंबल की बात की, एक इसी तरह से शेयर है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, 2600 के ऊपर आ रहा है। एक बार संतोष जी, मैं ये शेयर आपसे पता करता हूँ। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के पास अच्छी चीज़ ये है कि कंसोलिडेट करके रिएक्शन देता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए जाना जाता है ना कि 6% 5% का मूव दे दे, वो नहीं दिखा पा रहा है। ये कब आएगा ये 5% का मूव एक ही दिन के अंदर? यस डिम्पी, इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है। 2600 की कॉल पे थोड़े से स्ट्राइक पे कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो वो जैसे ही 2600 के ऊपर टिकेगा, 15 मिनट टिक गया, तो ये जो कॉल राइटर है बैकफुट पे नजर आएंगे और स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। अगर 2600 के ऊपर टिकता है तो जो अगला टारगेट रहेगा इसका 2660 रुपए का रहेगा, और आप करंट लेवल पर खरीदारी करते हो तो आपका स्टॉप लॉस 2550 रुपए का रहना चाहिए। ये देखिए, कुछ ने आपको बताया था कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, और अभी हम जब बात कर रहे हैं तो यूरेका फो 5% ऊपर हो गया। एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं रत्नेश के, इनफैक्ट अक्षय भागवत से कर लेता हूँ। अक्षय, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज को देखिए, आज 2-2.25% ऊपर है। जरा चार्ट चेक करके बताएं इसका। अभी 3 दिन पहले खबर आई थी कि इंडिया जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो बेड लिनन के हों, चाहे वो तौलिए के हों, चाहे वो बेडशीट के हों, वेल्सपन, अभिषेक इंडस्ट्री, तो इंडो काउंट रेडार पे आते हैं। इन्होंने अपने जो यूएस में एक्सपोर्ट्स हैं उसको बहुत बढ़ा लिया, और यूएस मार्केट में इनका मार्केट शेयर बढ़ता जा रहा है, ये खबर आई थी। इंडो काउंट भी एक बड़ा प्लेयर है, ये कंसोलिडेट कर रहा था 3 महीने से। देखिए 222 का लो बना के वापस से रिकवर हुआ। 1 महीने और 3 महीने का चार्ट लिखिए डेटा साहब, इसका जरा चार्ट चेक करके बताइए, क्या ये ब्रेकआउट कैंडिडेट है या इग्नोर करिए? कौन से लेवल्स पे देखेंगे इसको? अजय जी, इंडो काउंट का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पॉजिटिव है। जो इमीडिएट में 250 255 पे थोड़ा सा एक स्टॉप ओवर पॉइंट है, ज्यादा कोई रोक टोक नहीं, सिर्फ स्टॉप ओवर रहेगा। ये चार्ट जाने वाला है मोस्टली 300 की ओर, जो करीबन हमको दिखे थे 2022 सितंबर में। तो तेजी का चार्ट है, बाय करके चले। करंट रेट पे एक्यूमुलेशन वाला जोन है, मोमेंटम पिकअप होगा जैसे ही 255 टूटेगा। 225 का स्टॉप लॉस बना के चलना है, और थोड़ा आप ट्रेड को टाइम दीजिए, 1.5 से 2 महीने का अवधि दीजिए, और 300 के टारगेट के लिए इसे आप प्ले कीजिए। राइट, लॉन्ग बिल्टअप में कई सारे अच्छे काउंटर्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक टाटा कंज्यूमर आज सुबह शायद संतोष की पिक थी, वहां पर भी अच्छा मोमेंटम है। HDFC AMC को डिस्कस करते हैं, वहां पर भी अच्छा प्राइस बेस एक्शन दिख रहा है, और ये पिछले 1-2 दिन से चल भी रहा है। HDFC AMC अगर जिसने अब तक नहीं ऐड किया हो, उसे ऐड करना हो तो किन लेवल्स पर करे रत्नेश? HDFC AMC ने काफी अच्छा एक ब्रेकआउट आज के सत्र में दिया है, कंटिन्यू हाई राइज फॉर्मेशन में है, तो बिल्कुल किसी ने ऐड नहीं किया तो आज के सत्र में भी इसको ऐड करा जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे बनेगा 2840 का, 2840 का। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें टारगेट कम से कम मिनिमम साइड यहाँ से कम 2980 तक के लिए हमको आते हुए दिखेंगे। ठीक है, और दूसरे जो काउंटर्स हैं जहां पर तेजी से शॉर्ट्स आपको कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या पेन स्टॉक्स में आपको मूव दिख रही है? ग्रासिम को तो भी हमने डिस्कस किया, लेकिन एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में क्या कोई ट्रेड बन रहा है यहाँ से संतोष? यस प्रियंका, एशियन पेंट्स अपने इंपॉर्टेंस बेस के आसपास है। इसका जो मोमेंट नहीं आ रहा, लेकिन एक अच्छा सपोर्ट है इसको 3140 से 3100 के बीच में। तो पोजिशनल व्यू है आपका, तो मेरे हिसाब से 3090 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में ये 3250 का लेवल निकलता है तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। तो ऐसे डे ट्रेडिंग के लिए तो नहीं, लेकिन पोजिशनल आप ट्रेड लेना चाहते हो तो यहाँ से खरीदारी कर सकते हो। ओके, कुछ जरा इसको लेके आइए अपने चार्ट पे, जहां फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनती हुई दिख रही है FNO में। HDFC AMC, आपको याद होगा अभी 2 महीने पहले, 2 महीने नहीं 2 दिन पहले एक ब्रोकरेज ने इस पे नेगेटिव कैटलिस्ट बनाया था कि ये नेक्स्ट 30 दिन में बाजार से ज़्यादा घट सकता है। हो गया काम। इसलिए कोई भी ब्रोकरेज नोट अगर ऐसे पढ़ के आप एकदम कूदिए ट्रेड में, इससे पहले थोड़ा सा देख लिया करिए मामला क्या है। SIP बढ़ रहा है, ये है वो है। ये देखिए क्या चला है, 2580 वाला 2900 1 महीने के अंदर। ये ट्रेड में अभी भी दम है क्या? कुछ आज भी 4%, या इसमें मुनाफा वसूल कर ले अगर ले रखा है तो?
अच्छा देखिए, स्टॉक में कहीं भी थमने का नाम नहीं है, और अगर मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स पे देखूं तो यहाँ पे आपको और ऊपरी स्तरों पे ही स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से तेजी जो है थोड़ी सी और बढ़ सकती है। हालांकि 3000 का एक लेवल है जहाँ पे साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस बनता है, तो हो सकता है उसके आसपास आके थोड़ा सा थमे। इसको प्ले करने का जो आइडियल वे है वो रहेगा, जैसे हम अक्सर सजेस्ट करते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो 2825 के जो लेवल्स हैं इसके पास में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। 3000 के टारगेट्स तक के लिए मैं इसको होल्ड करूंगा, क्योंकि देखिए कंसोलिडेशन का एक फेज था और ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने उसके बाद का। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देयर इज फर्दर अपसाइड लेफ्ट। आल्सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इज अ वेरी क्लियर थिंग हियर, क्योंकि मार्केट्स के साथ डैमेज नहीं आया डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू सेड कि किसी ब्रोकरेज की यहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। द स्टॉक्स जस्ट नॉट रिएक्टेड टू दैट एटलीस्ट बियॉन्ड अ डे। तो यहाँ पे आप बिल्कुल पोजीशन बनाए रखें, बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चले 2825 का जो लेवल है इसके आसपास, 3000 और उसके ऊपर के भी लेवल्स आपको आने वाले कुछ हफ्तों में देखने मिल सकते हैं ऑन द स्टॉक। एक थोड़ा और शेयर भी है जिसको आप पोजिशनली अगले 15 दिनों के लिए रखेंगे तो शायद आपको ठीक पैसा मिल जाएगा। देखिए अभी ना मार्केट उस तरह से नहीं हुआ है कि जहाँ पर आपको एकदम से 2 दिन में पैसा बन जाएगा। थोड़ा सा समय दे दीजिए, अच्छा पैसा आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। उसमें एक नाम है MGL का, ये आपको बताएंगे अक्षय पी भागवत। अक्षय, आपको लग रहा है ना कि MGL अभी चलेगा, इसके अंदर स्ट्रेंथ बन रही है, थोड़ी बहुत पोजीशन है, गैस वाले स्टॉक सारे ठीक है और इसमें काफ़ी दम है, ये कम से कम 100 रुपये देने की कैपेसिटी रखता है अगले 15 दिनों में। जी डिम्पी जी, गैस ऑयल एंड गैस सेक्टर में काफी अच्छा बढ़ाव देखने को मिला है कई दिनों में। और MGL का अगर आप यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 1140 जो एक बहुत ही अहम स्तर है, जो एक ब्रेकआउट पॉइंट देखा जाएगा करंट सिचुएशन में, वहां पे वो अभी ट्रेड हो रहा है। तो आज ब्रेकआउट होगा कि नहीं वो वाली बात है। ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड प्राइस मूव देखने को मिलेगा, जो आपको 1175 या 1200 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। ब्रेकआउट पॉइंट है 1145 1150 के ऊपर। ब्रेकआउट ना कर जाए तो भी आपको थोड़ा डिप मिले तो उसको एक्यूमुलेट करके चलना है। 1150 1130 ये लेवल अगर आपको मिले तो वहां पे आपको बाय करना है। जल्दी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ये मैं होप करके चल रहा हूँ ये स्टॉक में। थोड़ी देर पहले हमने ITI आपको नोटिस कराया था, वो करीब 9, 9.5, 10% के करीब पहुंच गया। 4, 4.5% था जब आपके सामने हमने बात रखी थी। कुछ ने कहा चलेगा 35 के ऊपर, 35 के बाद 37, 37 के बाद 47 और अब ये करीब 10% की स्पीड से बढ़ रहा है। इस शेयर को हमने तब नोटिस कर लिया था जब 150, 160 की रेंज में था। तब हमने एक आपके सामने खबर रखी थी कि ये कुछ इस तरह के लैपटॉप क्रिएट कर रहा है जिसको हम स्वदेशी लैपटॉप कहेंगे और वो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कॉम्पीट करेगा। ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छा है, स्मैश उसका नाम था। तो उसके बाद से रुका नहीं है और अभी तक नॉन स्टॉप चलते हुए ये शेयर यहाँ 250 रुपये तक आ चुका है। अच्छा शेयर ये चला। दूसरा एक चीज़ मैं और आपको नोटिस कराना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर डर कितना कम है, वो आपको आज इंडिया विक्स से और एडवांस डिक्लाइन से दिख जाएगा। देखिए आज जब मार्केट ने ओपन किया था ना तो डिक्लाइंस को थोड़ा ज़्यादा रखा था, लेकिन धीरे धीरे बाजार की इस रिकवरी के अंदर इंडिया विक्स पहले ग्रीन में था, अब ये नेगेटिव हो गया। अब आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो 81 शेयर 102 है। अगर ये कुछ ना भी बदले ना, कुछ ना भी बदले, तब भी बाजार की आज की क्लोजिंग कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कम से कम सिर्फ 10-20 पॉइंट्स में छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे। यानी कि आज और रिकवरी आने के चांसेस भी है, कम से कम 30-40 पॉइंट्स। अगर ये सिर्फ रेशियो भी ना बदले जो आपकी स्क्रीन पर मिल रही है, बदल गई फिर तो कहना ही क्या। कुछ और शेयर्स देखते हैं जहां पर आज ना 2 रेलवे काउंटर्स के बीच में टक्कर सी चल रही है कि कौन पहले ऊपर निकलेगा। एक है इरकॉन जो थोड़ी देर पहले मिस्टर केडिया हमको बता के गए, और दूसरा है रिट्स का शेयर, RITS रिट्स। संतोष जी, इसमें से दोनों में से जीतेगा कौन, रिट्स या इरकॉन? के चार्ट्स की बात करें तो स्ट्रक्चर अच्छे हैं दोनों के ही। इरकॉन आप एक करेक्शन के बाद एक अच्छा, दोनों ही अच्छे सपोर्ट के आसपास है। और चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे इरकॉन का चार्ट स्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन नजर आ रहा है। तो ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट आ रहा है इसका 147 का आ रहा है। 147 क्रॉस करेगा तो बड़ी तेजी बनेगी। नीचे जो सपोर्ट आ रहा है 139 का है। अक्षय, जरा SBI के चार्ट को लेके आइए। डेटा ये बता रहा है कि उस पर फ्रेश शॉर्टिंग शुरू हो चुकी है। हमने आपको सुबह बताया था बिग बोल्ड ब्रोकरेज में भी, देखिए डेज लो पे आ गया स्टॉक, तो ये गैप डाउन खुला और गैप डाउन के बाद और दबाव, फ्रेश दबाव आया डेज लो की तरफ।
हमने आपको बिग बोल्ड ब्रोकरेज में आज सुबह ही बताया था कि बहुत दिनों के बाद यूबीएस नाम की ब्रोकरेज ने इसके ऊपर एक डाउनग्रेड लगाया है और वो उन्होंने ये 530 का टारगेट लगा दिया है, 750 था उनका टारगेट करीब करीब, और वो ये कह रहे हैं कि रिटर्न रेशियोज जो है वो पीक आउट हो गए हैं। तो ये एक वजह है, लेकिन डेटा ये कह रहा है कि फ्रेश शॉर्टिंग पाइल अप हो रही है। तो नीचे में ये कहां तक जा सकता है अक्षय? जी, बहुत सही पकड़ा आपने कि स्टेट बैंक में काफी शॉर्ट पोजीशंस डे ट्रेडिंग में बनते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली जो एसबीआई का टेक्निकल सेटअप देखे तो 580 585 का जो सपोर्ट जोन था ये उसने ओपनिंग ट्रेड्स में ब्रेक करा है। ऑप्शंस में भी 570 और 580 के पुटों में काफी एक्टिविटी और ओपन इंटरेस्ट की बढ़त देखने को मिली है ओपनिंग ट्रेड्स में। तो एक वीक सेटअप है। मोस्टली अभी 580-85 एरिया आपका रेजिस्टेंस बनते हुए दिखेगा स्टेट बैंक को, और शायद नीचे की तरफ 565 ये उसका शायद डाउनसाइड टारगेट शॉर्ट टर्म में आपको एसबीआई देखने को मिल जाए। तो वीक सेटअप है, जब तक 585 के ऊपर ना चले इसे बाय ना करना, शॉर्ट करने की सलाह रहेगी फॉर ट्रेडिंग। शॉर्ट करने की सलाह फॉर ट्रेडिंग। एक और स्टॉक लेके आइए, संतोष से डिस्कस करते हैं, जहां एक रिबाउंड आया था 2290 के, रिलायंस की बात कर रहा हूं मैं, एक महीने का चार्ट दिखाइए, और उसके बाद वो रिबाउंड गया 2265 के आसपास, बट वो पूरा ट्रेड अनवाइंड होता नजर आ रहा है इस समय। डेज लो फ्रेश शॉर्टिंग। रिलायंस किस लेवल पे जाके सपोर्ट वापस बनता है, कहां पे लूं मैं अगर मुझे लॉन्ग खेलना है दोबारा? तो संतोष। जी अजय जी, रिलायंस की बात करें तो अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से इसने बाउंस बैक दिखाया था, बट नॉर्मली कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है तो वो 20 डे मूविंग एवरेज पे होल्ड लेता है, और कल जो हाई लगा एग्जैक्ट 20 डे मूविंग एवरेज पे लगा है, तो वहीं हमको एक पॉज देखने को मिल रहा है। बट यहीं इसका डिमांड जो है 2320 से 2300 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। जिस दिन ये 2380 2400 का एरिया पार करेगा, स्टॉक में एक शॉर्ट कवरिंग बनेगी, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा खरीदिए। नीचे जो पोजिशनल सपोर्ट मेजर सपोर्ट है 2280 का है, 2280 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 2360 क्रॉस करता है तो पोजीशन को और ऐड कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर निकलने के बाद इसमें 2460 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एक राइडर के साथ इस शेयर का मैं पता कर रहा हूँ जिसमें मेरा कोई निजी इंटरेस्ट नहीं है, वो है मैकडॉवल्स का शेयर यूनाइटेड स्पिरिट्स। मेरे चार्ट पे अभी एकदम से वॉल्यूम के साथ थोड़ा ये ऊपर आया है और मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1080 पार करेगा तो फिर नई टेरिटरी में चला जाएगा। अभी सिर्फ हम 20 रुपये दूर हैं। मैं थोड़ा ईगर हूँ कि मैं 20 रुपये पहले इसको ले लूँ या फिर 80 को पार होने दूँ। एक बार इसमें हमारी हेल्प करेंगे कुछ एक बार 1080 पार होने दूँ या फिर अभी भी प्लस कर सकता हूँ? देखिए, पहले तो मैं ये बहुत ही क्लियर कर दूं कि इसमें आपने जो कहा कि आपका निजी इंटरेस्ट नहीं है, मैं उस बात को बिल्कुल बाय नहीं करता हूं। ठीक है, सम वेस्टेड इंटरेस्ट इज देयर, वी आर क्लोज टू द वीकेंड एंड देयर इज अ बिग मैच लाइंड अप, तो कहीं ना कहीं वेस्टेड इंटरेस्ट तो होगा इन टर्म्स ऑफ द कंज्यूमर एंड इफ नॉट इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टर। बट दैट सेड, देखिए यू आर राइट, अगर मैं एक बार के लिए जो इसका नियर टर्म रेजिस्टेंस है 1080 वाला इसको एक बार के लिए पार्क कर दें, तो जो रिसेंट मूव आई है दैट इज वेरी हेल्थी, वेरी एनकरेजिंग। वॉल्यूम्स में हमने मार्जिनल अपटेक देखा है, ऑल्दो थोड़े और होते तो शायद मूव आपको और थोड़ी श्योर मिलती, बट मोमेंटम इंडिकेटर पे अच्छा खासा अप ट्रेंड है। यहाँ पे आप देखें तो वॉल्यूम्स में मार्जिनल पिकअप है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से एक ट्रेड बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द 1080 रेजिस्टेंस। इनफैक्ट मेरे लिए वो फर्स्ट टारगेट के तौर पे एक्ट करेगा, तो 1080 मेरा पहला टारगेट होगा, 1100 मेरा दूसरा टारगेट होगा। तो नियर टर्म के हिसाब से इन दो लेवल्स के लिए मैं प्ले करूंगा, और जो मेरा स्टॉप लॉस है ये 1035 के पास में रहेगा। ठीक है। इस बीच मार्केट के अंदर जो एक शॉर्ट कवरिंग आनी थी, यानी कि गैप डाउन के बाद जो बाइंग होनी थी, जितना हम रीड कर पा रहे हैं अपने चार्ट्स और अपने डाटा की बेसिस पर, मेरे को लग रहा है वो कंप्लीट हो गया। अब आपका जो सेकंड हाफ है, यानी कि इसके बाद का जो बाज़ार है, वो बहुत ही बोरिंग और बहुत ही डल होने जा रहा है। कम से कम इंडाइसिस पे तो होने ही जा रहा है, तो इसलिए इंडाइसिस वाले थोड़े सावधान रहें। हालांकि आज शुक्रवार है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ डल नहीं होना चाहिए, बट डाटा ये अलाउ कर रहा है कि अब आप थोड़ा फंस जाएंगे। तो इसलिए आप अब कोई भी पोजीशन इंडाइसिस पे अगर ले रहे हैं, ऑप्शंस को 10 बार चेक करना, और फ्यूचर्स पे ले रहे हो तो अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ कर लेना अगर आप कोई इंट्राडे पोजीशंस लेना चाहते हो तो। वैसे ठीक है, वैसे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। एक और शेयर भी है जिसको मैं थोड़ा डिलीवरी के लिए लेके रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ज़रा अक्षय से पता करूँगा, और ज़रा लॉन्ग चार्ट अक्षय आप उसके देखिएगा, यानी कि वीकली और मंथली। वो है IOC। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ना थोड़ा पॉलिसी फ्रेमवर्क के हिसाब से भी खबरें आ सकती हैं इन सब शेयर्स में, BPCL, HPCL, IOC पे।
मैं इसको पोजिशनली रखूंगा टिल नई सरकार तक, तो मैं इसके अंदर सही रेट पे एंट्री मार रहा हूँ क्या? जी डिम्पी जी, लॉन्ग टर्म चार्ट्स, मंथली चार्ट्स में अगर मैं इसका सेटअप देखूं चार्ट्स पे, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे फिलहाल गए 3 महीनों से अगर आप देखें तो 87 और 90, ये जो सपोर्ट जोन से बार बार आईओसी का एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड का पे ऑफ देके वीकली करें या लॉन्ग टर्म करें, तो यहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस है और बहुत बड़े टारगेट है, तो पे ऑफ बहुत ही सही बैठ रहा है ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे एक सपोर्ट बेस है 90 का, और अगर रिकवर कर जाए, जहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा दिख रही है आईओसी की, क्योंकि सपोर्ट बेस पे बार बार रिकवरी का कैंडिडेट दिख रहा है, तो ये रिकवर कर जाएगा ऊपर में, शायद आपको इसमें टारगेट काफी बड़े मिलेंगे, 120 125 तक भी बन सकते हैं 2 से 3 महीने के अवधि में। अगर अगले महीने की बात करूं तो शायद 110 तक दिखे आपको। तो बिल्कुल 85 का स्टॉप लगा के, ₹5 का स्टॉप, ₹30 का टारगेट वाला ये कैंडिडेट है, तो मैं बाय करने की सलाह दूंगा आईओसी में। पॉजिटिव सेटअप है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है ये करंट रेट्स पे। आगे बढ़ते हैं और जेंटलमैन हमारे साथ बने रहिए आप। रिजल्ट सीजन चल रहा है, आईटी पे फोकस है, एक और शानदार मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप इनके कमेंट्री को सुनिए, उसके बाद अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन करिए। हमारे साथ नीरज अग्रवाल जुड़ रहे हैं एचसीएल टेक से, और सेकंड क्वार्टर के जो एचसीएल टेक के रिजल्ट्स आए मिक्स्ड रहे, मिले जुले रहे, तो नतीजों पर खास बातचीत हम आगे लेके चलेंगे, क्योंकि प्रतीक जी CFO हैं कंपनी के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक जी आज हमसे जुड़ने के लिए। आपने जो है, जो कल पीसी हुई थी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपकी कमेंट्री काफ़ी कॉन्फिडेंट लगी कुछ लोगों को कि भाई सेकेंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी आ सकती है, परफॉर्मेंस आपकी कंपनी का भी सुधरेगा। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? क्या विजिबिलिटी आपको ऐसी दिखती है जिसकी वजह से आपने ऐसा कहा? सबसे पहले तो हमने एक बहुत मेगा डील अनाउंस किया था on 10th of August. That deal will kick off as per schedule. 1st November से वो डील शुरू हो जाएगी, और वो बड़ी डील है। हमने आपको बताया था $2.1 billion over 6 years, जिसका एवरेज $330 million बैठता है पर एनम, एंड उसका आप सोच सकते हैं दो महीने का कितना कंट्रीब्यूशन होगा। और 4th क्वार्टर में एक एक्स्ट्रा महीना और मिलेगा, क्योंकि वो पूरे 3 महीने मिलेंगे कंपेयर टू 2 महीने इन Q3। तो हमारा आस्क रेट जो हमने सर्विसेज बिजनेस का ऑर्गेनिक गाइडेंस दिया है, which is 4 to 5% for the year, उसको अचीव करने के लिए हमें 2.6% to 3.8% is the range in both the quarters, each of the quarters. और जो लार्ज डील है वो अकेले more than half of दिस आस्क रेट डिलीवर करेगी। और जो हमने बाकी डील्स साइन की हैं, लाइक दिस क्वार्टर टोटल डील विन वाज $4 billion, 2.1 was from the mega deal and 1.9 other deals are also there. So उनका कंट्रीब्यूशन भी रहेगा अगले 1-2 क्वार्टर में, Q3 और Q4 में। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। हमने जो रिवाइज्ड गाइडेंस दी है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट टू मीट दैट। ऑलराइट, बिल्कुल मिस्टर प्रतीक, एक और चीज़, क्योंकि हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो मेट्रिक इस क्वार्टर में देखने को मिला, जो स्टैंड आउट भी था, वो ये था कि आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स पे बीट देखने को मिली। लेकिन Q3 पे आपको क्या क्या हेडविंड्स दिखती हैं? और ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग की वेज हाइक्स होंगी, और ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ किकर को ऑफसेट कर सकता है? नहीं, ग्रोथ इतना स्ट्रॉन्ग रहेगा इज वन फैक्टर, लाइक आपने बिल्कुल सही पकड़ा उसको। दूसरा ये भी है कि हमारा Q3 सॉफ्टवेयर बिजनेस का स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है, तो देयर इज अ पीक रेवेन्यू व्हिच flows down to margins also. Software business is not that much of variable cost. So जैसा आपने पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में हमारा 19.6% मार्जिन था,
और Q2 September quarter last year was 18%. तो I think Q3 again is going to be a peak margin quarter also, like other years, simply because of the seasonality in the software business. And of course, the growth in the services also will continue on that 2.6 to 3.8 ask rate. आपकी भी इस साल डील विंस काफ़ी अच्छी रही। मैं थोड़ा आगे का फॉरवर्ड लुकिंग होकर आपसे पता करना चाहता हूँ कि आपकी ये डील जीतने की जो रन रेट है वो किस तरह से रहेगा आगे चल के। हमारा पिछले कम से कम 7-8 क्वार्टर में भी 10 क्वार्टर से एवरेज डील विन इन क्वार्टर इज 2 to 2.5 billion. So that is the range one would continue to expect, because हमारा पाइपलाइन थोड़ा सा कम हो गया पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, because obviously 4 billion of that has got converted to deals, but it continues to be pretty high level. 9% is the drop in the pipeline, so nothing to worry about. It is very strong pipeline. Some of the deals are advanced stage, so अगले 2 क्वार्टर में भी हमारा अच्छा डील विन रहेगा, एंड द रेंज शुड बी बिटवीन 2 to 2.5. साहब ये बताइए कि जो स्पेंडिंग की एक्सपेक्टेशन है आगे चल के 24 की, इवन 25 की, FY25 की, वो किस तरह की नजर आती है आपको क्लाइंट स्पेंडिंग पे? अभी थोड़ा मुश्किल है थोड़ा 24 कैलेंडर या FY25 के बात करना, बिकॉज the world is still volatile, right? I mean, there are all kinds of things happening in the world. So with the अब जब नया साल शुरू होगा तो personally I do expect things to become better, because US growth has been good actually. There's no other way to put it. It is better than most people expected last year same time, right? So हमारा ज्यादातर बिजनेस तो US से आता है, so we'll have to wait and see. Too early to call right now. All right, thanks very much, Mr. Prateek. बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए, और ये सारे इंसाइट्स हमारे साथ, सारे सवालों के जवाब हमारे व्यूअर्स के लिए लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, ये तो बात रही HCL टेक के नंबर्स की। आज HCL टेक का स्टॉक अच्छा कर भी रहा है, इनफैक्ट टॉप गेनर है 2.5%, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं थे एज कम्पेयर टू अदर IT कंपनीज। लेकिन अब बढ़ते हैं आगे और आज का ऑप्शन का ट्रेड समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ऑप्शन का चैंपियन नीलेश जैन मौजूद है, आइए उनसे बात करें। ऑलराइट नीलेश, बताएं आज का क्या होगा ऑप्शन का ट्रेड? नीलेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, नीलेश के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, लेकिन उनकी कॉल हम अपने व्यूवर्स को दिखाते थे। MGL पर एनर्जी पैक से महानगर गैस लिमिटेड, और वो 1140 की कॉल खरीदने की यहाँ सलाह दे रहे हैं, जो लगभग 27 रुपए पे ट्रेड हो रही है। पहला टारगेट 36 रुपए का होगा और आप 40 रुपए तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ऑप्शंस के ट्रेड थोड़े रिस्की होते हैं, इसलिए आप अपने वित्तीय सलाहकार को पूछकर इसमें ट्रेड लें।